तो लास्ट क्लास में हमने यहां तक पढ़ा था, दैट इज दिस वन, दैट इज ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टी देखी थी, और अपन ने यहाँ पे देखी थी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज इक्वेशंस कि हम दोनों तरफ ट्रांसपोज लेके कैसे इक्वेशंस बना के सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये ट्रांसपोज की मैट्रिक्स की एप्लीकेशन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसे केस में हम कैसे करते हैं आइडेंटिफाई? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स होती है दैट इज फॉर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इफ वी मेक ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, तो इसमें जो होता है डायगोनल के अबाउट सिमेट्री होती है, वी कैन सी। इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसमें ऐसे भी लिखा जाता है ए जे ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। अब इसको आप ध्यान रखेंगे, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एनी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। आपको पता होगा आई इज द रो नंबर, जे इज द कॉलम नंबर। अब मैं आपको इस तरह से डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर एग्जाम में कभी भी इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है, सपोज अगर आपको कोई एक मैट्रिक्स में इस तरह से लिखा हुआ है दैट इज ए आई जे इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर। इस तरह से हम आई और जे में एक इक्वेशन लिख के वी कैन डिफाइन एनी एलिमेंट। ए वन वन निकालना है तो आई जे की वैल्यू वन पुट कर देंगे, ए वन टू निकालना है तो वन टू पुट कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चन हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। बट अगर मैं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर दिस इज सिमेट्रिक और नॉट, तो इसका तरीका क्या होता है, यू जस्ट रिप्लेस जे विद आई। तो आई और जे को आप इंटरचेंज करेंगे, यू विल गेट ए जे आई एंड यू विल गेट जे स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। सो दिस इज सिमेट्रिक। और इसी तरह से आप उसमें भी पढ़ते हैं दैट इज इन रिलेशंस, दैट अगर हम ए और बी को इंटरचेंज कर देते हैं, यू गेट द सेम इक्वेशन, इट मींस इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। सेम ही टाइप की चीज यहाँ पे मैट्रिसेस में होती है, दैट दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है एलिमेंट्स तब भी आप आइडेंटिफाई करते हैं इंटरचेंज करके। और अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, इस तरह से जनरली क्वेश्चन में आपको 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में डायरेक्ट ऐसा छोटा क्वेश्चन नहीं आता है सिमेट्री का। आपको या तो इसकी डेफिनेशन यूज करके यू हैव टू फाइंड सम अदर मैट्रिक्स वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट, जिसमें हम प्रॉपर्टीज का भी यूज करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट मैट्रिक्स होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसमें जो ए ट्रांसपोज होता है वो माइनस ए के बराबर होता है। तो इसमें हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इन दिस मैट्रिक्स। और यहाँ पे इसके अबाउट अगर हम देखेंगे ए माइनस ए, बी माइनस बी, सी माइनस सी, इस तरह से यहाँ पे होता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे एक दूसरे के नेगेटिव है, तो इसमें ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। तो इसका अगर हम एक एग्जांपल लेंगे ए आई जे की टर्म में, तो उसका नेगेटिव होता है। तो अगर मैं ए आई जे डिफाइन कर लेता हूँ दैट इज आई माइनस जे, तो ये जो है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है, बिकॉज इफ यू रिप्लेस जे विद आई यू विल गेट ए जे आई विच इज नथिंग बट जे माइनस आई, दैट इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए आई जे। तो ये जो मैट्रिक्स है दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ सिमेट्रिक नहीं है, दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीज हम यहाँ पे बोल सकते हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल इज ए मैट्रिक्स, एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती है इन विच ए ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए दैट इज इक्वल टू आई। अब ये दोनों साइड से जो है आई के बराबर होता है तभी हम उसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। अगर एक साइड से आई है वी डोंट से द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है और मैं आपको बाद में बताऊंगा ए ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट होता है जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होता है। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज सेम एज ट्रांसपोज, बिकॉज वी डिफाइन ए इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू आई, ये बेसिक आपको पता होगा। तो ए ट्रांसपोज को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं दैट इज सेम एज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, बी इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन ए बी इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में आ जाते हैं। तो क्वेश्चंस में इस तरह से लिखा हुआ होता है, दिस इज द कंडीशन, देन यू हैव टू चेक वेदर ए बी इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। These type of questions are quite common in JEE Advanced exam. आगे हम इसकी और एग्जांपल्स देखेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है, you just have to write the definition. That अगर A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका मतलब अपने को दिया हुआ है that is A transpose is equal to A transpose A is equal to I. This is given to us. And if B is also given orthogonal, it means we have been given BB transpose is equal to B transpose B is equal to I. This is we have been given. Now we have to check whether AB is orthogonal or not. तो अगर हम जिस भी मैट्रिक्स को चेक करना है वो ऑर्थोगोनल है या नहीं, so what you will do, you will take the transpose of that matrix and you will multiply it by the same matrix. Now अगर आपको यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाती है i के बराबर, तो हम इसका रिवर्स भी चेक करेंगे। फिर हम चेक करेंगे इसका रिवर्स, दैट इज AB मल्टीप्लाइड बाय AB का ट्रांसपोज। तो जिस भी मैट्रिक्स को आपको चेक करना है कि वो ऑर्थोगोनल है या नहीं है, जैसे यहाँ पे अपने को AB मैट्रिक्स को चेक करना है, तो यहाँ पे हम AB मैट्रिक्स जो है उसी का लेंगे यहाँ पे ट्रांसपोज और उसी को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम चेक करेंगे बोथ द साइड्स, आगे से भी और पीछे से, दोनों तरफ से हमें चेक करना है। अब इसको चेक करने के लिए ऑलवेज यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो हमें पता है वी कैन डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसपोज इन मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स हो जाता है तो इसको अपन लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए बी। नाउ वी नो ए ट्रांसपोज ए क्या है, वो आई के बराबर है। तो यहाँ बचेगा बी ट्रांसपोज बी, उसका प्रोडक्ट भी क्या है, आई के बराबर है।
तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी नथिंग बट आई, और अगर ये आई के बराबर आ जाता है इनका प्रोडक्ट, सो दिस मस्ट बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब इसमें आपको अदर वे राउंड भी चेक करना होता है। तो अदर वे राउंड भी अगर आप चेक करेंगे तो आपका आई आएगा। दोनों तरफ चेक करना जरूरी है ऑर्थोगोनल के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दिस इज प्रोडक्ट बी ट्रांसपोज आई गिवन है, तो बचेगा ए ट्रांसपोज, वो भी आई ही गिवन है, सो दिस इज ऑल्सो आई। तो हम यहाँ पे इसको चेक करके बता सकते हैं दैट दिस इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। These type of questions are quite common. In these type of questions, you have to use the given information in the question. तो आपका आइडिया ये होता है, you have to generate this A multiplied by A transpose, B multiplied by B transpose. और जिस भी मैट्रिक्स को चेक करना है ऑर्थोगोनल, you just take the transpose of that matrix multiply by the original matrix on both the sides, आगे से भी पीछे से भी, and you check whether that is equal to I. अब यहाँ पे ये छोटी वैल्यू दी हुई है A B. It could be a multiplication of many matrices also. इस तरह के क्वेश्चन काफी कॉमन है जो एग्जाम में बनाए जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी होती है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर n इज 0। तो कोई भी ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है स्क्यू सिमेट्रिक, उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। इसको हम आसानी से प्रूव कैसे कर सकते हैं कि अगर अपने को पता है मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A होता है। नाउ वी हैव टू प्रूव इट्स डिटरमिनेंट इज 0। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, यू जस्ट टेक डिटरमिनेंट बोथ द साइड्स, सो इट विल बिकम डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज is equal to determinant of minus A. This is a very common way of solving question, just taking determinant both the sides. अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, determinant of A ट्रांसपोज को तो अपन लिख सकते हैं that is determinant of A, और राइट साइड में जो डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए लिखा हुआ है, जनरली इसमें स्टूडेंट कंफ्यूजन ये करते हैं क्योंकि डिटरमिनेंट को जनरली राइट मॉड की टर्म्स में, सो जस्ट दे राइट मॉड ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम डिटरमिनेंट ऑफ के ए की प्रॉपर्टी लगाएंगे, के इज दिस स्केलर क्वांटिटी, इफ यू विल टेक दिस आउटसाइड तो इट विल बिकम के रेज टू पावर एन, यहाँ आ जाएगा ये माइनस 1 रेज टू पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में यहाँ पे प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है ऑड ऑर्डर, फॉर एन ऑड वैल्यू what this will become, right side will become minus 1 की पावर odd number, that will become minus 1। तो यहां से आ जाएगा determinant of A is equal to minus of determinant of A, so this value will come out to be 2 times determinant of A equal to 0, so that will give you determinant of A is equal to 0। अब एडवांस में एक बार इस तरह से क्वेश्चन आया था, आगे मैं आपको करवाऊंगा थोड़ी देर बाद में जब ये खत्म हो जाएगा, उसमें मैं इनवर्स के साथ मिक्स करके एक आपको क्वेश्चन करवाऊंगा इसका, जिसमें यहाँ पे हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी इनवर्स की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, बट इन दैट क्वेश्चन इट वाज रॉन्गली डिफाइंड क्योंकि उसमें इनवर्स डिफाइंड था एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n का। तो यहाँ पे ऑड ऑर्डर का डिफाइन था 3 क्रॉस 3 का, और वो क्वेश्चन उन्होंने दे दिया था तो वो गलत क्वेश्चन था क्योंकि हम उसका इनवर्स डिफाइन नहीं कर सकते। तो कोई भी ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी n की जिसका स्क्यू सिमेट्रिक होगी, क्योंकि उसका डिटरमिनेंट 0 होता है, इसका मतलब यू कैन नॉट डिफाइन इट्स इनवर्स, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये अपने को ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट इज डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0 बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। फॉर एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यू कैन इजीली प्रूव दिस दैट डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। इसको प्रूव करने का तरीका अपन ये लग सकते हैं कि जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है फॉर दैट इज aij इक्वल टू माइनस aj, दिस इज डिफाइनिंग एनी एलिमेंट इन दी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डायगोनल एलिमेंट्स की, तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे क्या होगा, फॉर द डायगोनल एलिमेंट्स i इज इक्वल टू j, क्योंकि रो नंबर है इक्वल टू कॉलम नंबर होता है, तो यहां से हम बोल सकते हैं इफ यू रिप्लेस j विद i इट विल बिकम aii इक्वल टू माइनस aii, सो दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ aii इक्वल टू 0, सो दिस विल बिकम aii इक्वल टू 0। इट रिप्रेजेंट्स aii मतलब जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे 0 होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक यू वोंट गेट एनी रिलेशन बिकॉज उसके लिए aij इक्वल टू aji होता है, तो aii इक्वल टू aii आ जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब तुम नोटिस करोगे मैं यहाँ पे हर चीज की आपको प्रूफ बता रहा हूँ, बेसिकली दीज प्रूफ्स आर नथिंग बट मेथड्स। एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको ये मेथड्स अप्लाई करने पड़ सकते हैं और एनी मैट्रिक्स जिसके लिए कुछ भी डिफाइंड है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स व्हिच इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक इज ए जीरो और नल मैट्रिक्स। तो अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो जीरो मैट्रिक्स होगी। इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हो, सिमेट्रिक का मतलब होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो इट मींस ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, इट विल गिव्स कैपिटल ए इक्वल टू माइनस कैपिटल ए, तो उससे यहाँ पे शो हो जाएगा 2 टाइम्स कैपिटल ए इक्वल टू 0, सो कैपिटल ए इज, ऐसे हम इजीली शो कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट इज एनी मैट्रिक्स कैन बी ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इसको हम किसी भी मैट्रिक्स ए को a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2, a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं।
जिसमें a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 क्या होती है? सिमेट्रिक। a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम ये बोल सकते हैं ये सिमेट्रिक है, डिवीजन बाय 2 इट मींस a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। और यहाँ पे ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इट मींस a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। अब इस तरह के ऑप्शंस आ सकते हैं, फॉर एनी मैट्रिक्स से a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा। तो जिसको भी आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है, व्हाट यू डू, यू जस्ट टेक इट्स ट्रांसपोज and check whether you are getting the same matrix afterwards. तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, I know we can distribute transpose inside, so it will become A transpose plus A transpose का transpose. I have distributed transpose, so it will become A transpose plus A transpose का transpose, that is A. तो अगर हम लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज and you get the same matrix afterward, it means that matrix is symmetric matrix. इस तरह से हम उसको शो करते हैं। और अगर अपने को इसको चेक करना है whether it is skew symmetric or not, so you just take its transpose और उसके बाद में हम चेक करेंगे कि जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स और नॉट। तो अगर ये नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है, इसका मतलब दैट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब अगर अपने यहाँ पे इसको लिखेंगे तो दिस इज ए ट्रांसपोज, दिस इज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट इज ए। तो इसको अगर हम चाहेंगे तो माइनस साइन कॉमन लेके वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो अब आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं जिस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लिया, दिस वाज ए माइनस ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद में यू आर गेटिंग नेगेटिव टाइम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, इट मींस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से आप किसी को भी चेक करना है स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, दिस इज हाउ यू कैन चेक डायरेक्टली। इस तरह के क्वेश्चन काफी कॉमन है प्रॉपर्टी बेस्ड, जिसमें इस तरह से आपको चेक करना होता है। अब जैसे यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये, तो मैं आपको ये ऑलरेडी चेक करके बता चुका हूँ, दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। दिस इज ट्रू फॉर एनी मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए पे कोई कंडीशन नहीं है कि मैट्रिक्स ए हमारी क्या है, दैट इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और नॉट। अब यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है, दिस इज इंपॉर्टेंट दैट ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए, ये भी क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होती है। तो अगर अपने को इसको चेक करना है, वी कैन इजीली चेक, जस्ट टेक इट्स ट्रांसपोज एंड सी व्हाट आर यू गेटिंग। फॉर एनी मैट्रिक्स टू चेक सिमेट्रिक टू सिमेट्रिक, यू हैव टू टेक इट्स ट्रांसपोज। तब हम ट्रांसपोज का अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बिकॉज प्रोडक्ट में रिवर्स हो जाता है, लास्ट की टर्म पहले आएगी, फिर सेकंड टर्म आएगी फर्स्ट की। सो ए ट्रांसपोज रेज टू ट्रांसपोज इज ए, सो इट विल गेट टू ए ट्रांसपोज। तो अपन ने यहाँ पे देखा, इफ यू टेक इट्स ट्रांसपोज यू गेट द सेम रिजल्ट afterwards also, so they are symmetric matrix. Now this is true for any matrix, product में that is symmetric, addition also symmetric, division we don't define in matrices, subtraction is skew symmetric. इस चीज को हम बाद में भी यूज करेंगे। A ट्रांसपोज क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे, if A is a symmetric matrix then we can show these all are symmetric matrices। और इसमें एडवांस में इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, A raised to power n पे, B raised to power transpose AB पे, ये ऑलरेडी क्वेश्चन फ्रेम किए जा चुके हैं एज वन ऑफ द ऑप्शंस। एंड दिस इज आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी आल्सो कि ये होता है, बट इसके प्रूफ हम देख सकते हैं। तो प्रूफ वही है जो मैंने आपको भी बताया, किसी भी मैट्रिक्स को चेक करना है, यू जस्ट हैव टू टेक इट्स ट्रांसपोज। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो नेगेटिव तो बाहर आ जाएगा, यू विल गेट ए ट्रांसपोज, यू विल गेट द सेम वैल्यू, बिकॉज़ सिमेट्रिक मींस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे आपको यही मैट्रिक्स वापस मिलेगी, यहाँ पे भी वही मिलेगी। और अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इसका ट्रांसपोज लेने पे मिलेगा आपको दैट इज ए। तो ए इज ऑलरेडी ए ट्रांसपोज, सो दिस इज आल्सो सिमेट्रिक। ए इनवर्स का ट्रांसपोज लेने पे क्या मिलेगा? वी नो ट्रांसपोज कैन गो इनसाइड इनवर्स, ट्रांसपोज कैन गो इनसाइड एडजॉइंट, तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ये लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका मैंने ट्रांसपोज किया, आई गॉट दिस वैल्यू। नाउ वी नो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, सो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो अब आप यहाँ नोटिस करोगे जिसका आपने ट्रांसपोज लिया था, यू आर गेटिंग द सेम मैट्रिक्स अगेन, सो दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से हम उसको शो कर सकते हैं। अब a रेज़ टू पावर n की अगर हम बात करते हैं, तो a रेज़ टू पावर n को अगर आप चेक करना है तो आप उसका ट्रांसपोज ले लोगे। ट्रांसपोज कैन गो इनसाइड n आल्सो इफ n इज अ नेचुरल नंबर, तो a t की पावर n आ जाएगा। और हमें पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इट मींस दिस इज नथिंग बट a, so it will become a raised to power n. You are getting the same matrix again, a raised to power n, a raised to power n, so this is symmetric. For b transpose ab, if you have to check, you will take its transpose and then you will check. If you take its transpose, तो ये रिवर्स हो जाएगा, सबसे पहले b आएगा, फिर a, फिर b ट्रांसपोज। तो पहले b आएगा, उसका ट्रांसपोज, फिर a आएगा, उसका ट्रांसपोज, फिर b आएगा, b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये आ जाएगा। अब b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज नथिंग बट b, a ट्रांसपोज तो अपना a ट्रांसपोज लिख लेते हैं, इसको लिख देते हैं b ट्रांसपोज। अब क्योंकि क्वेश्चन में अपने को लिखा हुआ है इफ दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट मींस दिस इज नथिंग बट a, you are getting b transpose ab, यहाँ पे भी b transpose ab है, so you are starting with that matrix, you are getting the same matrix again after taking its transpose, so this is a symmetric matrix। इस तरह से हम इसको शो करते हैं, ये इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें मोस्टली ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा काम में आती है। प्रोडक्ट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
ऑलवेज रिमेंबर जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में, इवेंचुअली यू विल हैव टू यूज दैट इन्फॉर्मेशन टू सॉल्व। तो कहीं पे भी जो गिवन इन्फॉर्मेशन अगर लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज आपका जनरेट हो जाता है, यू हैव टू रिप्लेस दैट वैल्यू विद ए बिकॉज यू हैव टू यूज दिस इन्फॉर्मेशन। तो ये अपने को ध्यान रखना है, गिवन इन्फॉर्मेशन जो होती है इसका हमेशा यूज आएगा। तो यही एक्सप्रेशन जहां पे भी जनरेट होता है वी जस्ट पुट इट्स वैल्यू टू सॉल्व। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अपने को ये लिखा हुआ है इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ए रेज़ टू पावर 2n इज सिमेट्रिक, ए रेज़ टू पावर 2n प्लस 1 स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये लिखा हुआ है ए की पावर ऑड और ए की पावर इवन, दिस इज योर इवन। तो ये बोल रहा है ए की पावर इवन, ए की पावर इवन का मतलब क्या हो गया, ए रेज़ टू पावर सपोज आपको 22 लिखा है, सो दिस इज सिमेट्रिक। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो भी ए रेज़ टू पावर 22 जो है, अगर ए सिमेट्रिक है वो तो सिमेट्रिक होता ही, अपने अभी पीछे देखा ए रेज़ टू पावर n इज सिमेट्रिक इफ ए सिमेट्रिक। वी आर चेकिंग फॉर स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये बोल रहा है ए की पावर 22 सिमेट्रिक होगा, लेकिन ए की पावर 23 क्या होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर ऑड पावर है। इट्स वेरी इजी टू चेक, यू जस्ट हैव टू टेक इट्स ट्रांसपोज। ए की पावर 2n का ट्रांसपोज ले लेंगे, सो यू विल गेट ए ट्रांसपोज रेज़ टू पावर 2n because we can take transpose inside inverse adjoint for any natural number power also। अब अपने को क्वेश्चन में लिखा हुआ है दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, सो इट मींस ए ट्रांसपोज की वैल्यू है माइनस ए। तो जहां पे भी आपका ए ट्रांसपोज जनरेट होगा यू हैव टू पुट माइनस ए, सो हियर यू विल गेट माइनस ए रेज़ टू पावर 2n। अब पावर 2n है तो आएगा -1 की पावर 2n ए की पावर 2n। ध्यान रखेंगे पावर में ये चीज यहाँ पे आएगी, डिटरमिनेंट जब लेते हैं तो ऐसा नहीं होता, माइनस ए का डिटरमिनेंट ए नहीं होता, यहाँ पे ये पावर है, ये वैल्यू आएगी ए की पावर 2n। अब -1 की पावर 2n क्या होगा, नेगेटिव नंबर की इवन पावर, दिस इज +1, सो यू विल गेट ए रेज़ टू पावर 2n। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ए रेज़ टू पावर 2n प्लस 1 का ट्रांसपोज तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ मिलेगा -1 की पावर 2n प्लस 1 ए रेज़ टू पावर 2n प्लस 1, दिस इज व्हाट यू विल गेट। अब -1 की पावर 2n तो 1 होता है, तो यहाँ पे आपको ए की पावर 2n मिल जाएगा, यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स अगेन, सो दिस इज सिमेट्रिक। बट यहाँ आएगा -1 की पावर 2n प्लस 1 नेगेटिव हो जाएगा, जैसे -1 की पावर 23, तो यू विल गेट द नेगेटिव टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, सो दिस इज व्हाई इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीज अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, दिस इज व्हाट वी कैन से। तो अगर मैं सपोज एक ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बोल देता हूँ, सपोज x इज सिमेट्रिक, y इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर मैं आपको बोल देता हूँ x की पावर 23, y की पावर x की पावर 51, y की पावर 52, ये कैसी होगी मैट्रिक्स, इफ दिस विल बी सिमेट्रिक और नॉट। तो अब अपने को पता है इसमें अगर आप पावर लेंगे और इसमें आप पावर लेंगे तो प्रोडक्ट में क्या होता है, आगे पीछे हो जाता है, पहले y आ जाएगा फिर x आ जाएगा। तो अगर प्रोडक्ट में ट्रांसपोज लेंगे y विल कम फर्स्ट, x विल कम आफ्टरवर्ड्स, यही होगा। और जो पावर होती है ना नेचुरल नंबर, उसमें हम पूरा उसको आगे ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, y विल कम पहले, x विल कम आफ्टरवर्ड्स, बट ऑर्डर विल चेंज, पहले y आ जाएगा फिर x आ जाएगा। अगर y और x आ गया तो ये तो नई मैट्रिक्स जो आएगी ट्रांसपोज लेने के बाद में, यू विल गेट y की पावर 52 का ट्रांसपोज, देन यू विल गेट x की पावर 51 का ट्रांसपोज। अब क्योंकि ऑर्डर चेंज हो गया है तो इसको चेक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यू विल नॉट गेट द सेम मैट्रिक्स और नेगेटिव ऑफ इट्स मैट्रिक्स, वो आपको मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे तो अपने को दिख रहा है मिलना पॉसिबल ही नहीं, तो इसमें अपने को समझ में आ रहा है ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यू आर नॉट गेटिंग द सेम थिंग। तो ये अपने को यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें चेक करने का फायदा नहीं है। बट अगर सपोज मैं आपको एडिशन में बोल देता x की पावर 51 प्लस y की पावर 52, तो अगर आप यहाँ देखते तो अपने को पता है ट्रांसपोज लेने पे क्या होता, यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पे अपने को पता है x की पावर 51 दिस इज सिमेट्रिक, राइट। y दिस इज सिमेट्रिक, क्योंकि x सिमेट्रिक है तो यहाँ पे x का ट्रांसपोज आएगा, दैट इज आल्सो x। यहाँ y का ट्रांसपोज आएगा, बट y इज क्यू सिमेट्रिक, तो माइनस y का पावर में आ जाएगा, बट माइनस y की क्योंकि इवन पावर है तो वो भी क्या है, सिमेट्रिक। तो ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, वो अपने को यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से मैं अगर एक और लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज एडिशन ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सही बात है। सिमेट्रिक का तो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा, बट एडिशन ऑफ ए, यहाँ पे देखेंगे ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, लेकिन अगर एक सिमेट्रिक हो जाए दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक, उसके एडिशन से अपने कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि एक में प्लस साइन आएगा एक में माइनस आएगा, तो ओरिजिनल का नेगेटिव टाइम्स तो आएगा नहीं, उससे अपने को फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे अपन ने यहाँ ये बोला है कि ये दोनों सिमेट्रिक हैं तो इनका एडिशन क्या आएगा, सिमेट्रिक ही आएगा। इफ दोनों की दोनों अगर हो जाती स्क्यू सिमेट्रिक तो इसमें भी नेगेटिव साइन आता, इसमें भी नेगेटिव साइन आता, तो आगे क्या आ जाता, उसमें भी अगर ऑड पावर होती तो यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसा लिख देता, सपोज मैं लिख देता इस तरह से, सपोज x इज क्यू, x और y जो दोनों हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो अपना लिखा हुआ है x की पावर 51 प्लस y की पावर 51, सपोज दिस इज द केस। तो अब अपने को पता है पावर ऑड होगी, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक, दिस इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसमें भी माइनस आएगा इसमें माइनस आएगा, तो अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो बाहर माइनस आना ही है,
क्योंकि पावर ऑड है। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं एडिशन ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, ये अपन बोल सकते हैं। वो सही बात है। तो इस तरह से मैं चाहूं तो और कुछ भी लिख सकता हूँ प्रॉपर्टी, ये चीज हमेशा ट्रू होगी। इस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आपको सिंपली ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी होती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है के इज क्यू सिमेट्रिक, वो तो अपने को पता ही है, के ए का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे यू विल गेट के टाइम्स ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इज माइनस ए, सो यू विल गेट माइनस के ए, यहाँ पे यही वैल्यू आ जाएगी। तो आपका आ जाएगा नेगेटिव टाइम्स ऑफ ओरिजिन, सो दिस इज क्यू सिमेट्रिक। बी ट्रांसपोज ए बी इज क्यू सिमेट्रिक, ये अपन ने अभी देखा था। तो अपन यहाँ पे अगर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे यू विल गेट बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और फर्स्ट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो अब ए ट्रांसपोज अपने को पता है वो माइनस ए है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। तो अपने को दिख रहा है नेगेटिव टाइम्स आ रहा है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी बोल लो आप, इसको कुछ भी बोलो, दिस वुड बी ए क्वेश्चन आल्सो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज ए एंड बी आर, यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड बी आर क्यू, हाँ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, सेम ऑर्डर, देन द प्रोडक्ट ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए बी कम्यूट। तो अब ये क्या है, दिस कुड बी ए स्टेटमेंट एज ए मल्टीपल चॉइस ऑप्शन दैट कैन कम इन एग्जाम। इसमें लिखा हुआ है ए एंड बी आर सिमेट्रिक, तो यहाँ पे अपने को लिखा हुआ है ए भी सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज भी ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज भी बी के बराबर है। तो ये बोलता है द प्रोडक्ट इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। अब इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब है, ये तो आपको दिया हुआ ही है, इसके अलावा आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसके साथ में आपको लिखा हुआ है ए बी इज इक्वल टू बी, ये भी आपको गिवन है सपोज। तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो गिवन विद दिस, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इससे ए बी जो होगा वो भी सिमेट्रिक ही होगा, मतलब ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी के ही बराबर होगा, ये हम बोल सकते हैं अगर इसके साथ आपको ये दे दिया। और अगर आपको इसके साथ रिवर्स में भी लिखा इफ एंड ओनली मींस, इफ मींस रिवर्स इज आल्सो ट्रू, तो वो ये बोलता है कि अगर ए और बी कम्यूट करते हैं तब तो हमने लिख लिया ये। और अगर हम बोल देते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी है, एंड यू हैव बीन गिवन ए बी का ट्रांसपोज जो है वो भी ए बी के बराबर है, दिस इज गिवन टू अस, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए और बी क्या है, डेफिनेटली कम्यूट करेंगे, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो अदर वे राउंड भी ट्रू है, इफ एंड ओनली इफ का ये मतलब होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट दोनों तरफ से चेक करने होते हैं, इसका ये मतलब होता है जो ये दिया हुआ है ये दिया हुआ है, और आपको ये चेक करना है कि इसके बराबर। तो आप इसको लिख लो, यहाँ पे इसको लिख लेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज बी है, ए ट्रांसपोज ए है, सो लेफ्ट साइड आपका आएगा बी ए के बराबर। अब क्योंकि अपने को लिखा हुआ है बी इक्वल टू ए बी, तो हम इसको वापस ए बी के बराबर लिख सकते हैं, तो ये चीज आगे ट्रू हो रही है। ये स्टेटमेंट एज ए स्टेटमेंट एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, इस तरह से एज ए स्टेटमेंट इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ए बी का ट्रांसपोज अगर ए बी के बराबर दिया हुआ है, तो अगर अपने को ये शो करना है तो अपन क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी लगा लेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उसको बी ए लिख लेंगे, तो बी इक्वल टू ए बी यहाँ से ट्रू हो जाए। तो अदर वे राउंड भी ये चीज ट्रू होती है। ये है अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी या एज ए क्वेश्चन इट कैन कम इन एग्जाम। लास्ट अपना ये है प्रॉपर्टी बोल लो या क्वेश्चन बोल लो, एक ही बात है। इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, सी इज ए कॉलम मैट्रिक्स, तो सी ट्रांसपोज ए सी जो है या सी ए सी ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक भी लिख सकते हैं, आंसर में स्क्यू सिमेट्रिक भी लिख सकते हैं, जीरो या नल मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। बेसिकली हम इसको ये शो कर देंगे दिस इज ए जीरो या नल मैट्रिक्स। जो भी जीरो मैट्रिक्स होती है वो स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है, वो सिमेट्रिक भी होती है, और वो दोनों टाइप की मैट्रिसेस होती है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते तो आपको जीरो मिलने वाला है वापस, और उसको माइनस टाइम जीरो भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपने को ये लिखा हुआ है बी, तो अगर अपने इसको चेक करना है सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो अपन यहाँ क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, बी का ट्रांसपोज ले लेता हूँ, आई विल चेक दैट। तो अगर मैं यहाँ पे बी का ट्रांसपोज ले लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, सी ट्रांसपोज ए सी। अब इस तरह का भी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था बी ट्रांसपोज ए बी, तो यहाँ पे भी ये आएगा, पहले सी ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर ए ट्रांसपोज, फिर सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब अपना सी ट्रांसपोज को अपन ऐसे लिख लेंगे, ए ट्रांसपोज को क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज को अपन लिख लेंगे ए, बिकॉज क्वेश्चन में अपने को लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए लिख लेंगे, बिकॉज दिस इज गिवन टू अस, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये चीज अपन यहाँ लिख लेंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए, और ये सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, सो दिस विल बिकम सी। तो यहां से अपना आ जाएगा माइनस सी ट्रांसपोज ए सी, अपनी ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। तो अपन ने इस इंफॉर्मेशन को यूज करके बी ट्रांसपोज जो है वो ये निकाल लिया, मतलब अगर मैंने इसका ट्रांसपोज लिया आई गॉट द नेगेटिव टाइम्स बट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स, तो अपना यहां से ये तो आ गया बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, ये तो अपन ने पहले भी देखा था। तो ये अपना यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक वाला जो पार्ट है ये तो प्रूव हो गया, यहां तक ठीक है। अब ये बी जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक क्यों है, ये कैसे प्रूव करेंगे, तो उसके लिए अभी तक अपन ने जो इन्फॉर्मेशन यूज नहीं करी है, दैट सी इज ए कॉलम मैट्रिक्स। उससे क्या फायदा होगा, देखो यहाँ पे अगर हम इसको बोलते हैं दिस इज ए कॉलम मैट्रिक्स, तो जो कॉलम मैट्रिक्स होगी उसका क्या मतलब है, देखो। तो अगर मैंने ए का ऑर्डर बोला है एन क्रॉस एन, यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन,
तो ये होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम इसको बोलेंगे n क्रॉस n। तो अपन यहाँ पे C ट्रांसपोज AC के बारे में क्या बोल सकते हैं, बिकॉज C इज ए कॉलम मैट्रिक्स। तो अगर A का ऑर्डर n क्रॉस n है तो C का ऑर्डर अपन बोल सकते हैं, क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स है तो इसमें एक ही कॉलम होगा, तो इसका ऑर्डर हम बोल सकते हैं n क्रॉस n, राइट। बिकॉज अगर प्रोडक्ट है तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज मैच होने चाहिए। एंड हियर वी कैन से द C ट्रांसपोज ऑर्डर इज नथिंग बट 1 क्रॉस n। दिस इज व्हाट वी कैन से। तो ये अपन बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोज का ऑर्डर जो होता है उसका अगर A क्रॉस B उसका B क्रॉस A हो जाता है। नाउ इफ यू विल मल्टीप्लाई दिस, तो इससे अपन मल्टीप्लीकेशन से ये बोल सकते हैं जो मैट्रिक्स B है इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा दैट इज 1 क्रॉस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 क्रॉस n का ऑर्डर 1 क्रॉस n, फिर n क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम 1 क्रॉस 1। ये आपको पता होगा। इससे अपने को पता लग रहा है मैट्रिक्स बी में देयर इज ओनली सिंगल एलिमेंट। ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का मतलब है एक ही रो है एक ही कॉलम है, इसका मतलब ये क्या है, एक सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स बन रही है। और जो भी सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स होगी उसके लिए बी ट्रांसपोज तो बी के बराबर होगा ही। एवरी सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट उसका क्या लोगे तुम, ट्रांसपोज, तो वही मिलने वाला है आपको। तो ये सिमेट्रिक भी है क्योंकि इसमें कॉलम मैट्रिक्स दी हुई है। अगर सी कॉलम मैट्रिक्स नहीं दी हुई होती तो अपन सिर्फ ये शो कर पाते, दैट इज दिस वन। बट इससे अपने को पता लग गया बी ट्रांसपोज माइनस बी भी है, बी ट्रांसपोज बी भी है। इन दोनों से 1 और 2 से अपन ये बोल सकते हैं दैट इज बी ट्रांसपोज जो है बी भी है और माइनस बी भी है। तो यहां से अगर मैं लिखूंगा तो बी ट्रांसपोज जो है इक्वल टू बी भी है और इक्वल टू माइनस बी भी है। तो यहां से अपने को मिल जाएगा जो 2b है वो 0 होगा, तो बी को अपन बोल सकते हैं इट इज ए नल मैट्रिक्स। ये चीज अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ऐसे केस में अगर सी कॉलम मैट्रिक्स नहीं दिया होता तो अपना यही आता, दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट सी इज ए कॉलम मैट्रिक्स, इट मींस दिस इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट मींस यहाँ पे बी इज ए नल मैट्रिक्स, दिस इज व्हाट वी कैन से। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, दैट मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए नल मैट्रिक्स। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और द क्वेश्चंस जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यू हैव टू चेक वेदर दिस इज सिमेट्रिक, you have to check for any matrices this is symmetric or skew symmetric based on m is symmetric or skew symmetric। ये सब क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर ली। इसको चेक करना है, इसको चेक करना है, ये तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने ट्रांसपोज में बताई थी। प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, द ऑर्डर बिकम्स रिवर्स, n पहले आएगा m बाद में आएगा, तो ये तो वैसे ही गलत अपने को पता है। यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन फिर से आया था 2015 में। तो अपने को यहाँ पे x और y दी हुई है सिमेट्रिक मैट्रिसेस, z इज एनी मैट्रिक्स, सो वी हैव टू चेक विच ऑफ देम आर स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे पावर ऑड इवन का आपका यूज आएगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया था वो आपको क्लियर होगा। तो उस तरह से हम इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो दीज आर वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस और एक्सप्रेशंस जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे अभी तक वैसे कोई क्वेश्चन आया नहीं, बट इस तरह से सिंपल क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जो भी दिया हुआ है यू हैव टू टेक द ट्रांसपोज एंड हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज आइदर ऑन एडिशन और ऑन मल्टीप्लिकेशन। अब हम यहाँ पे एक और चीज देखते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट m ट्रांसपोज m और mm ट्रांसपोज जो होता है, इस क्वेश्चन में सीखने वाली चीज ये है m ट्रांसपोज m या हम बोलते हैं mm ट्रांसपोज। दिस इज व्हाट, दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैं क्यों याद रखता हूं, ये कहां काम आता है, ये भी आपको एक मैं क्वेश्चन बताऊंगा उससे आपको आइडिया लगेगा हाउ वी कैन यूज दिस फास्टली इन ए क्वेश्चन। दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हम इसका प्रोडक्ट इजीली निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3x3 मैट्रिक्स M है जिसमें एंट्री 0 1 2 है। इस तरह क्वेश्चन आपने जेईई मेन में भी देखे होंगे, 2-3 बार क्वेश्चन आए हैं। सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ M ट्रांसपोज M इज 5। तो अब अगर आई टेक एनी 3x3 मैट्रिक्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 एंड इफ यू विल टेक द मल्टीप्लिकेशन विद इट्स ट्रांसपोज, यू टेक MM ट्रांसपोज या M ट्रांसपोज M, यू विल गेट द सेम वैल्यू। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट फर्स्ट एलिमेंट A1 मल्टीप्लिकेशन A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर का सम। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं I1 2 3 सिग्मा, इट मींस 1 2 और 3 पुट करेंगे यू विल गेट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, सिग्मा मींस सम। फिर सेकंड एलिमेंट विल बी व्हाट, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम मल्टीप्लिकेशन, सो A1 A2 B1 B2 C1 C2, फिर A1 A3 B1 B3 C1 C1। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब मेरे को इसके बारे में पता है दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके ना रिजल्ट, ये जो आंसर है इसको ये ध्यान रखना बहुत ईजी है। ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसमें जो मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं व्हाट यू विल गेट इन दिस सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यू कैन सी ये दोनों एलिमेंट्स क्या है, सेम है। देखो ये दोनों सेम है, डायगोनल के बहुत सिमेट्रिक होता है। ये दोनों एलिमेंट्स अगर आप देखेंगे इधर तो ये भी क्या है आपके सेम ही है। यहाँ ये एलिमेंट और यहाँ ये एलिमेंट सेम है। और यहाँ पे ये जो तीसरा एलिमेंट अगर आप देखेंगे ये दोनों एलिमेंट भी डायगोनल के अबाउट आइडेंटिकल है, सेम। अब इन एलिमेंट्स को लिखा कैसे जाता, तो मेरा कहने का मतलब ये है m मल्टीप्लाई बाय m ट्रांसपोज में वैल्यू कैसे आती है।
तो अगर आपको m मल्टीप्लाइड बाय m ट्रांसपोज के फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिखने हैं, व्हाट विल बी दैट वैल्यू? तो अगर आपको फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिखने हैं, दिस इज एलिमेंट 1 1 1 1, यही है पोजीशन। सो व्हाट वी डू इज वी टेक दिस फर्स्ट रो, वी विल मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट रो विद फर्स्ट रो ओनली। हमें ट्रांसपोज लिखने की जरूरत नहीं। इफ देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, वन इज ट्रांसपोज ऑफ द अदर, द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड 1 1 एलिमेंट, दिस एलिमेंट, सो दिस 1 1 एलिमेंट विल बी व्हाट? आप इसकी फर्स्ट रो का इसकी फर्स्ट रो के साथ ही मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। सो इट बिकम्स a1 का a1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, b1 का b1 के साथ, c1 का c1 के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो इट विल बिकम a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, और आप ऐड करेंगे, यहाँ पे यही वैल्यू लिखी हुई है। सिमिलर तरह से अगर आपको ये एलिमेंट लिखना है, इट मींस दिस इज 2 2 एलिमेंट, 2 2 मींस सेकंड रो का सेकंड रो के साथ मल्टीप्लिकेशन। हम रो की टर्म्स में लिख सकते हैं विदाउट राइटिंग ट्रांसपोज। तो अगर मैं इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, फिर उसका सम, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने इसके लिए लिखा हुआ है, सॉरी, m ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय m के लिए लिखा हुआ है। अगर m ट्रांसपोज लिखते तो कौन सी वैल्यू आती? ये m ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय m के लिए मैंने लिखा है। सो व्हाट यू विल गेट फॉर दिस, यू विल गेट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर का सम, हियर यू विल गेट। और अगर आपको यहाँ पे m ट्रांसपोज को इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया, तो अगर हम इस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज आई एम मल्टीप्लाइंग दिस मैट्रिक्स बाय इट्स ट्रांसपोज, आई एम राइटिंग m ट्रांसपोज m। अगर हम m ट्रांसपोज लिखते हैं तो यहाँ पे वो आता a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, क्योंकि अगर मैंने इस तरह से मैट्रिक्स लिया। अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ऐसे लेता हूँ b1 b2 b3, तो हियर यू विल गेट द एलिमेंट b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर, मतलब इसका इसी के साथ सम आएगा। यहाँ पे ये जो फर्स्ट रो का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन आएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, वो यही लिखा हुआ है। थर्ड रो का थर्ड के साथ मल्टीप्लिकेशन c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर c3 स्क्वायर, तो वो यहाँ आएगा। तो अपन लिख सकते हैं कि अगर मैंने मैट्रिक्स इस तरह से डिफाइन करी है m ट्रांसपोज, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स का सम क्या आएगा? a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर, c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर c3 स्क्वायर। अब आप ये बोल रहे हो सर, मैं आपको ये ऐसे एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ? वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई इट इन द एग्जाम। इट हेल्प्स इफ यू नो दिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर क्वेश्चन लेंथी आता है, यू विल बी इजीली एबल टू कैलकुलेट दिस। अभी हम एक और क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, विच इज अ लेंथी क्वेश्चन, जिसमें हम ये चीज यूज करेंगे, क्योंकि इसमें 5 या 6 मैट्रिसेस वहां पे डिफाइन, तो यहाँ पे ये चीज काम आ जाती है। तो अगर इस मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दिस मैट्रिक्स फर्स्ट एलिमेंट विल बी बिकमिंग a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, इसका। अब अगर आपको लिखना है ये वाला एलिमेंट, सो दिस इज व्हाट एलिमेंट? दिस एलिमेंट इज कॉल्ड फर्स्ट रो का सेकंड रो से मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज 1,2 एलिमेंट, a1 b1 a2 b2 a3 b3, दिस इज व्हाट यू विल गेट। सिमेट्रिक है तो यहाँ पे भी वही आएगा। ये एलिमेंट लिखना है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो यू विल टेक फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम a1 c1 a2 c2 a3 c4, आपको ये वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। सपोज अगर मैं कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 1 2 0 2 1 3 -1 0 -1, सपोज दिस इज द मैट्रिक्स आई टेक। और अगर मैं आपको बोलता हूँ इसको इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखो, यू कैन डायरेक्टली राइट दिस वैल्यू, यू डोंट हैव टू टेक ट्रांसपोज एंड राइट। तो मैं इजीली लिख सकता हूँ, हमें पता है यहाँ वैल्यू क्या आएगी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0, सो दिस विल बिकम 5। यहाँ वैल्यू आएगी 4 प्लस 1 प्लस 9, तो हो जाएगा 14। यहाँ वैल्यू आएगी 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस विल बिकम 2। तो देखो ये तीनों वैल्यू हमने आसानी से लिख ली, सिंपली रोज को स्क्वायर किया और ऐड करके यहाँ लिखी। यहाँ वैल्यू अगर अपने को लिखनी है तो हमें पता है इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, तो 2 प्लस 2 प्लस 0, सो दिस विल बिकम 4। यहाँ वैल्यू अगर अपने को लिखनी है तो फर्स्ट रो का थर्ड से मल्टीप्लिकेशन, -1 0 0, सो इट विल बिकम -1। अब अपने को पता है सिमेट्रिक होती है, तो ये यहाँ लिख देंगे, ये यहाँ लिख देंगे। अब बच गई सिर्फ अपनी ये वैल्यू, व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस वैल्यू इज कॉल्ड सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सो यू विल टेक सेकंड रो एंड थर्ड इसका मल्टीप्लिकेशन, तो आएगा -2 0 -3, तो ये आ जाएगा -5 एंड दिस वैल्यू विल आल्सो कम हियर। तो ऐसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज क्या आएगा। यू डोंट हैव टू राइट ट्रांसपोज देन मल्टीप्लाई, ऐसी चीज का एग्जाम में यूज आ सकता है। जैसे यहाँ पे आया था, आई कैन डायरेक्टली राइट दिस इक्वल टू 5, आई नो दिस इज द वैल्यू वी विल गेट। अब इसके बाद अपना सिंपल क्वेश्चन है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम 5 है, तो यहाँ पे अगर आपको लिखना है दैट इज कितनी मैट्रिसेस होंगी, तो व्हाट यू डू इज you just write these values कि a1 square a2 square b1 square b2 square इसकी वैल्यूज क्या हो सकती है। so what I did is 0 1 and 2 का स्क्वायर किया, this is the values we will put here, और उसका सम 5 आना चाहिए। तो टोटल 3 ही वैल्यूज है, 0 1 और 4, तो मैक्सिमम 1 सम क्या आ सकता है यहाँ पे, दैट इज 5 आना चाहिए। इट मींस either I can take all the values as 1, तो 5 वैल्यूज में 1 ले लेता हूँ, बाकी वैल्यू 0 लूंगा, तभी सम 5 आएगा। या फिर मैं केस ले सकता हूँ यहाँ पे एक और, तो इसके नंबर ऑफ केसेस देखेंगे, सो दीज आर आइडेंटिकल वैल्यूज, दीज आर आल्सो आइडेंटिकल वैल्यूज, you just take the arrangement 9 factorial by 5 factorial 4 factorial, these are the number of ways। सेकंड केस अगर हम यहाँ पे लेते हैं, तो आई विल टेक वन वैल्यू एज 4, सो आई विल बी रिमेनिंग विद 1 ओनली, क्योंकि टोटल सम 5 आना चाहिए। तो उसमें अपना 1 है, तो एक को 1 दे देंगे, बाकी को 0 देना पड़ेगा। तो इसके नंबर ऑफ वेज आएंगे, 7 वैल्यूज आर आइडेंटिकल, 2 आर डिफरेंट, सो यू विल गेट 9 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, यू विल गेट दिस आंसर। अब हम यहाँ पे इसका एक और एप्लीकेशन देखते हैं, ट्रांसपोज को अगर हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे हमारा क्या फायदा होता है। इस पे अपन एक और आईआईटी का क्वेश्चन देखते हैं, 2019 का जो ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया। तो इसमें यहाँ पे मैट्रिक्स P1 लिखी हुई है I, P2 दी हुई है, P3 दी हुई है, P4 दी हुई है, P5 एंड P6। देयर आर टोटल 6 मैट्रिसेस व्हिच वी हैव बीन गिवन।
और अपने को यहाँ पे x डिफाइंड है, ये समेशन ऑफ दिस। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसको मैंने लिख लिया A। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का सम। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी समेशन ऑफ सीरीज का क्वेश्चन आता है उसमें सम किसके ऊपर है, K पे है। So this is the summation on K. This is what we have been given. PK transpose is transpose of matrix PK। तो हमें चेक करना है चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपको चेक करना है X is symmetric or not। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब है यू हैव टू चेक X transpose। If you will get the X transpose is equal to A, X transpose is equal to X, it means the matrix is symmetric। This is the question। तो आई विल टेक द ट्रांसपोज। अब ध्यान रखिए समेशन में यू कैन टेक ट्रांसपोज ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स आल्सो, क्योंकि समेशन का मतलब है सिग्मा। सिग्मा मींस एडिशन, और एडिशन यू कैन ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसपोज है इसको मैं यहाँ पे पूरे पे ले सकता हूँ, सही बात है, और इसका सिग्मा कर सकता हूँ। इंडिविजुअल टर्म्स का इफ यू टेक ट्रांसपोज इट विल बिकम प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ट्रांसपोज। लास्ट टर्म पहले आएगी, फिर सेकंड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म। तो ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक अपना क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, तो ए को आप नोटिस करो, डायगोनल के अबाउट देयर इज अ सिमेट्री। तो अपने को यहाँ पे इसको देख के लग रहा है ए जो है दैट इज नथिंग बट ए ट्रांसपोज। ये चीज अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, because if we have to check x transpose is equal to x, it means you should get this expression again on taking transpose। if this expression should come again, it means ये जो expression आया इसमें जो a transpose है that must be equal to a, और we have to check if that is equal to a। if this is equal to a which we can see, तो अपन यहाँ पे इसको a पुट कर दें, और ये p के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा ठीक है, और ये a आ जाएगा और ये p के ट्रांसपोज। तो नोटिस करो ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, दिस इज b ट्रांसपोज a b। b a b ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज अपन ने लिया, तो बी ए बी ट्रांसपोज। उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा अभी जस्ट मैंने पहले बताया, और जैसे पहले भी जस्ट आईआईटी में, इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन लिखा था वो यही था। ये देखो ये रहा एन ट्रांसपोज एम एन, दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इज देयर। अब उसने इसी पे सिग्मा लगा दिया। सो दीज आर द सेम क्वेश्चंस, देयर इज नो डिफरेंस। जस्ट उसमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे जैसे मैट्रिक्स एम के बारे में लिखा हुआ है सिमेट्रिक, उसमें यहाँ पे वो मैट्रिक्स एम आपको दे दी, तो उसी पे उसने एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। तो कितना स्मार्टली क्वेश्चन फ्रेम किया गया। द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड अगेन इन अ डिफरेंट मैनर। वही क्वेश्चन इन्होंने वापस पूछ लिया। तो यू गॉट द सेम आंसर। सिग्मा है तो इट मींस समेशन, यू विल गेट द सेम आंसर अगेन। तो आपको सेम चीज वापस मिल रही है। सो इसका मतलब क्या है, x ट्रांसपोज इज नथिंग बट x, तो इट मींस x इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये अपन यहाँ पे इसको देख के बोल सकते हैं, दिस इज व्हाट वी नो। तो ये चीज अपनी ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज। कोई भी मल्टीपल ऑप्शंस का क्वेश्चन आता है, जो डोंट जस्ट लीव इट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन, ऑलवेज सॉल्व वन पार्ट, जरूर सॉल्व करना है नेसेसरीली, बिकॉज मोस्टली वन ऑफ द पार्ट्स इज वेरी इजी पार्ट and that is you can easily solve because the question will be of 3 marks। so if you will get one part correct you will get 1 mark। don't go for all the parts in more than one correct option, just check for one part which you can solve because that will get you 1 mark। उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए अगर हम कर सकते हैं, और अगर 2 पार्ट भी कर सकते हैं तो 2 करो, तीसरा करने की कोशिश मत करो। जितने हो रहे हैं उतने कर लो, you will get those many marks। सेकंड क्वेश्चन है sum of diagonal entries of x। तो हमें यहाँ पे इसका करना है diagonal entries का sum। what is sum of diagonal entries, that means ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। दिस इज टॉकिंग अबाउट ट्रेस, टीआर जिसको अपन लिखते हैं। और मैंने ट्रेस की प्रॉपर्टीज भी बताई थी आपको अलोंग विद द प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल, सॉरी अलोंग विद द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। की एडिशन में ट्रेस क्या होता है, यू कैन ट्रेस ऑफ इंडिविजुअल एंड यू कैन ऐड ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज व्हाट, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। तो सिग्मा अगर लिखा हुआ है तो ट्रेस ऑफ एक्स इज व्हाट, यू जस्ट टेक ट्रेस ऑफ इंडिविजुअल एंड यू विल टेक सिग्मा। तो ट्रेस को हम सिग्मा के समेशन के अंदर ले जा सकते हैं, जैसे अपन ट्रांसपोज को यहाँ पे अंदर ले गए। तो सेम प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज करी है। नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स ट्रेस। अब यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा ट्रेस की, दिस वन। तो मैंने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, दैट ट्रेस ऑफ, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है BAC, आप यहाँ लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ BCA। ये मैंने लिखा, मैंने C और A को इंटरचेंज कर दिया। व्हाई डिड आई डू दिस, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है P K और P के ट्रांसपोज, ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय इट्स ट्रांसपोज। P के मतलब P1 P2 P3 P4 P5। तो सबके लिए आप चेक कर सकते हैं कि उसका प्रोडक्ट ट्रांसपोज के साथ क्या होगा, क्योंकि इसी की प्रॉपर्टी अभी हमने देखी। इफ ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स ट्रांसपोज वी कैन इजीली चेक दैट वैल्यू। हाउ टू चेक, जैसे अगर अपना I1 इस P1 की बात करेंगे, व्हाट यू विल गेट, P1 इज व्हाट, दिस वैल्यू। तो P1 का ट्रांसपोज क्या होगा, वही होगा। तो P1 का ट्रांसपोज भी I होगा, यू विल गेट I स्क्वायर दैट इज 1 I ओनली। P2 मल्टीप्लाइड बाय P2 ट्रांसपोज आप देखेंगे तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू विल बिकम 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो यहाँ 1 ही आएगा। फिर यहाँ क्या वैल्यू आएगी, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ 1 आएगा।
फिर 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर यहाँ भी बनाएगा। तो ये तीनों एलिमेंट्स P2 मल्टीप्लाइड बाय P2 ट्रांसपोज में क्या आएंगे, 1 ही आएंगे। बहुत इजीली चेक कर सकते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ ये वैल्यूज बनाएंगी। बाकी अगर सपोज इफ यू हैव टू राइट द वैल्यू हियर, व्हाट इज द वैल्यू हियर, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 0। What is the value here? First row multiplied by third row. This multiplied by this multiplied by this multiplied by this is 0. Now we know P multiplied by P transpose is symmetric. So we will just check this value also. What is this value? Second row, third column. So you will take second row with third row. You will get 0, 0, 0. तो यहाँ पे भी 0 आएगा. तो वो भी क्या आएगा? I आएगा. So we can directly check. We don't have to check. But if you will check, this value is nothing but identity matrix always. In all the cases of P given here. क्योंकि यहाँ पे सब में देखो एलिमेंट 1 1 1 ही दिया, आप चेक करोगे सब में वही आएगा. क्योंकि हर एक रो में कहीं ना कहीं 1 है. देखो, और यहाँ पे बाकी सारी एंट्रीज क्या है, 0 है. तो अगर इस तरह की कोई भी मैट्रिक्स होती है, हर रो में 1 है, बाकी एंट्रीज 0 है, इस तरह से आपको दिख जाएगा. और हर रो में भी आप देखेंगे इन वन ऑफ द कॉलम्स इट इज 1. इसमें फर्स्ट कॉलम में यहाँ 1 है, सेकंड कॉलम में 1 है, थर्ड में 1 है. इसमें अगर आप देखेंगे इसमें फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, समवेयर इट इज 1 इन आइदर ऑफ द कॉलम्स, ऑल द कॉलम्स. बाकी एंट्री 0 है ऊपर नीचे करके. तो यहाँ पे इसमें यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आई के बराबर ही आएगा. सो दिस इज व्हाट सिग्मा trace of A multiplied by X. So that is nothing but sigma trace of A. अब यहाँ नोटिस करो k इक्वल टू 1 to 6 जो था, मैंने आपको अभी बताया था, k पे ही वेरिएबल है. तो यहाँ पे trace of A you can find what is trace of A. Just addition. What is A? This is A. 2 plus 0 plus 1. So trace of A is 3. So this is nothing but sigma k equal to 1 to 6. 3. So this is 3 multiplied by 6. That will become 80. This is the value you will get. तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है. सेकंड पार्ट, ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एडिशन और ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मल्टीप्लिकेशन. यू जस्ट रिवर्स दैट वैल्यू, जस्ट वी कैन सी द वैल्यूज एज 1. तो हम चेक कर सकते हैं कि उसका प्रोडक्ट आई आ रहा है नहीं आ रहा. सो दिस इज आल्सो सेकंड पार्ट, वेरी गुड क्वेश्चन. तो ये अपना यहाँ पे ये चीज ट्रू है. तो जिस तरह से अपन ने ट्रांसपोज का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, ऑन एडिशन वी हैव सीन द ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एडिशन, और इसके अपन ने पहले भी क्वेश्चन देखे थे इक्वेशन बनाने वाले. थर्ड इज व्हाट, x मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1. अल्फा वैल्यू इज 30. तो अब अपने को इसको मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 से. तो B अगर एक मैट्रिक्स मान लेता हूं वैल्यू 1 1 1 1, तो अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे B से, एंड यू विल फाइंड दिस वैल्यू कि इसका समेशन करने पे ये 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा आ रहा है नहीं आ रहा. तो अब यहाँ पे भी क्या है, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको ये वैल्यू इवैल्यूएट करनी पड़ेगी. अब इसमें हम आगे पीछे नहीं कर सकते, बिकॉज मैट्रिसेस में इफ दे आर नॉट गिवन कम्यूटेटिव यू कैन नॉट मूव इट आगे पीछे. तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, P के ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय B आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा. व्हाट इज B? दिस इज योर B 1 1 1. और नोटिस करो यहाँ पे भी एंट्री 1 1 1 ही है. तो अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 से P1 को, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी. तो वो देखो आपको यहाँ आई है, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1, दिस इज आल्सो आई. तो अब ये थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन. फिर आप क्या करेंगे, दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेंगे, यू मल्टीप्लाई दिस बाय 1 1 1, यू विल गेट सेम वैल्यू 1 1 1. सेम यहाँ पे अगर आप देखेंगे P3 का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय B, यू विल आल्सो गेट द सेम वैल्यू 1 1. तो यहाँ पे ये वैल्यू इसीलिए दी हुई क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है B के बराबर ही आ जाएगा, P के ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय B. अब यहाँ पे अगर ये B के बराबर आ जाएगा, तो अब ये थोड़ा लेंथी पार्ट था. तो अब यहाँ पे ए बी तो बाहर आ जाएगा क्योंकि k इक्वल टू 1 to 6 पी के जो है सिर्फ वेरिएबल मैट्रिक्स p पे ही है. ए बी जो प्रोडक्ट है दैट विल बी कांस्टेंट. तो ए बी को अपन बाहर लेंगे. सिग्मा पी के का मतलब क्या है, दीज ऑल मैट्रिसेस का एडिशन, एंड इफ यू ऐड दीज मैट्रिसेस यू विल गेट दिस वैल्यू 2 2 2 2 2 2 2. दिस इज 6 3 6. a मल्टीप्लाइड बाय b कैन डू दिस प्रोडक्ट. दिस इज a मल्टीप्लाइड बाय b, यू विल गेट दिस वैल्यू. इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट i. और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो जो आई नहीं आएगा, सॉरी 1 1 1 1 1 आएगा ना. 2 कॉमन लेने के बाद में 1 1 1 1 1 1 1 1 1 उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस वैल्यू, दैट इज 15 15 15 आ जाएगा. सम ऑफ दिस 6 + 3 + 6, तो वो 30 आ जाएगा. ये तो अपने को दिख रहा है दिस इज 30 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 1 1. तो सिंपल आगे सिर्फ कैलकुलेशन ही है, यू विल गेट अल्फा इज इक्वल टू 30 क्योंकि इसके बराबर आ रहा है. और जो फोर्थ पार्ट है वो इसी से रिलेटेड है, x - 30i इज इन्वर्टिबल. अब अल्फा अपने को क्वेश्चन में दिख रहा है दिस इज 30. तो अगर मैं इसको लिख लेता हूं इस तरह से, x मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1. अब जो x मैट्रिक्स है वो एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है, वो वेरिएबल मैट्रिक्स नहीं है. तो अगर मैं इसको लेफ्ट में ले आता हूं, आई कैन राइट इट एज x - 30i मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 इज नल मैट्रिक्स. तो ये अब हो गई है डिटरमिनेंट्स का क्रेमर्स रूल. तो क्रेमर्स रूल में जो सॉल्यूशंस हम बोलते थे, ये उस तरह का क्वेश्चन हो गया, because here it is written 0, it means homogeneous equation. This is like x y z and this is matrix A. तो A multiplied by x is equal to 0. अब x y z में आंसर अगर 0 आ रहा है, homogeneous, it means x y z value must be 0. उसको हम बोलते हैं unique solution. And if you get different values of x y z for which this product is a null matrix, it means इस equation के क्या होंगे, non-zero solution exist करते हैं. It means there are non-trivial solution या infinite solution we can say, वो एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन के.
और अपने को पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन की क्या कंडीशन होती है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन की कंडीशन होती है दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट 0। तो इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। तो अगर d 0 होगा इसका डिटरमिनेंट, इट मींस डिटरमिनेंट ऑफ x माइनस 30i 0। तो ये जो ऑप्शन 4 लिखा हुआ है दिस इज इनवर्टिबल, दिस इज ए रॉन्ग ऑप्शन। इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं, बाकी ऑप्शंस को थर्ड और फोर्थ इंटर रिलेटेड है, इससे ये सॉल्व करना। तो जनरली क्या होता है, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस का इफ देयर इज अ क्वेश्चन, सम पार्ट्स आर इंटर रिलेटेड, सम आर नॉट, एंड सम पार्ट्स आर इंटर रिलेटेड व्हिच यू कैन सी इन द क्वेश्चन। आपको देख के पता लग जाएगा, देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ x है, यहाँ 30, यहाँ 30, सो इट इज टॉकिंग अबाउट द सेम क्वेश्चन। तो इधर आपका एक पार्ट सॉल्व हो जाता है, यू कैन इजीली सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट। इस तरह की चीजें भी दिखती है, एंड जनरली वन ऑफ द ऑप्शंस इज वेरी इजी, जैसे ऑप्शन नंबर 1 हमने देखा, ट्रेस की प्रॉपर्टीज का हमने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया है, किस तरह से हम एडिशन पे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्रोडक्ट एंड एडिशन, सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन। और जो ये वाला पार्ट होता है दैट इज क्रेमर्स रूल, उसपे जनरली सेपरेटली क्वेश्चन आने के बजाय वन ऑफ द ऑप्शंस की तरह इसी में क्वेश्चन को फ्रेम कर देते हैं। अब हमारे यहाँ पे जो मैट्रिक्स में बचे हुए हैं सिर्फ 2 पार्ट, दैट इज एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। लास्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। तो सबसे पहले नेक्स्ट हम चलते हैं एडजॉइंट की तरफ। तो जैसे हम डिफाइन करते हैं ट्रांसपोज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एडजॉइंट। सो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करते हैं, माइनस कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब हम स्कूल में पढ़ते हैं। और जो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, यू विल टेक देन यू विल गेट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इफ दिस इज द ट्रांसपोज। तो अब इसमें ध्यान रखना, इसमें जनरली क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इफ सम मैट्रिक्स इज गिवन, इट्स एडजॉइंट इज गिवन, और उसकी मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट में सम ऑफ द कांस्टेंट्स विल नॉट बी गिवन टू यू। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं कोफैक्टर्स निकाल के। आई विल टेल यू वन क्वेश्चन, एक तो वैसे बनाया जाता है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज व्हाट, कि जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है अगर हम उसका लेते हैं दैट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सॉरी डिटरमिनेंट। तो क्वेश्चन में अगर लिख देता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, कोफैक्टर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इज सेम एज डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बिकॉज़ कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट विल बी व्हाट, कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, बिकॉज़ वी नो ट्रांसपोज एंड मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आर सेम। So that is equal to determinant of adjoint. So अगर क्वेश्चन में लिख देता है determinant of cofactor matrix, it means it is talking about determinant of adjoint. तो ये हमको ध्यान रखना है। Next thing is 2 cross 2 matrix का adjoint हम कैसे define करते हैं? You just reverse these two values और अपन यहाँ पे करते हैं इनका नेगेटिव साइन। यहाँ पे इसको रिवर्स करते हैं, इसके आगे नेगेटिव साइन लगाते हैं। दिस इज हाउ यू डिफाइन द एडजॉइंट। तो ये बेसिक डेफिनेशन ये हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो जैसे हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज देखी, एडजॉइंट में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। null matrix adjoint is always a null matrix, identity matrix adjoint is identity matrix, scalar adjoint is nothing but a scalar quantity also। तो यहाँ पे सेम प्रॉपर्टीज हमने देखी थी ट्रांसपोज में। ट्रांसपोज में भी ये होता है, नल का ट्रांसपोज इज नल, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स। दिस कैन बी यूज्ड इन द क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाता है आपको एडजॉइंट डिफाइन करना इस तरह से। तो इस एलिमेंट ए का ट्रांसपोज हम इसका जब लिखते हैं यहाँ पे, तो इसकी पोजीशन पे आता है रिमेनिंग 2 का प्रोडक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट। हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज या तो आप एग्जाम में इसको बैठ के निकालो, जैसे मैंने आपको बताया था पीपी ट्रांसपोज का प्रोडक्ट, दैट प्रोडक्ट कैलकुलेशन फास्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन कम इन एग्जाम, लाइक वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें पीपी ट्रांसपोज समहाउ इट इज गिवन, यू नो पी, तो यू कैन इजीली इवैल्यूएट दैट प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर इस पे निकालना है दैट इज एडजॉइंट, तो इसका प्रोडक्ट इस पोजीशन पे क्या आएगा, बाकी 2 का प्रोडक्ट, इस पे आएगा बाकी 2 का प्रोडक्ट। तो अगर इसका एडजॉइंट लिखना है तो इस पोजीशन पे आएगा 8x, इस पे आएगा 8 और इस पोजीशन पे आएगा x। दिस इज द एडजॉइंट, बाकी सब वैल्यूज क्या रहेगी, सेम। तो adjoint of a diagonal matrix is also a diagonal matrix, ये चीज हम यहाँ बोल सकते हैं। This is always true। diagonal matrix की इस तरह से कंडीशन आ सकती है। और diagonal matrix में मैंने तुम्हें ये भी बताया था, वहां पे उसका इनवर्स कैसे लेते हैं। तो इनवर्स और स्क्वायर मैंने बताया था पावर है, जब मैंने आपको पहले बताया था उसके बारे में। और मैंने आपको diagonal matrix के बारे में ये भी बताया था, दे आर ऑलवेज कम्यूटेटिव मैट्रिसेस, तो उसको हम आगे पीछे मूव अराउंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज n is the order of the matrix adjoint of k, this is equal to k raised to power n minus 1 adjoint of a। this is important। तो इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं इस तरह से, दैट इज एक होता है डिटरमिनेंट ऑफ के और एक होता है एडजॉइंट ऑफ के। डिटरमिनेंट ऑफ के की जब बात करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ के आपका होता है के रेज टू पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ के इज व्हाट, के रेज टू पावर एन माइनस 1। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो ये होता है, इसको समझना, ध्यान रखना, इट्स वेरी इजी। डिटरमिनेंट में वी नो इफ यू विल मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स बाय के, दैट मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स विल गेट मल्टीप्लाइड बाय के। तो अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स विल गेट मल्टीप्लाइड बाय के, या 2 क्रॉस 2, सबसे सिंपल एग्जांपल है 2 क्रॉस 2। तो अगर चारों एलिमेंट के से मल्टीप्लाई होंगे, इफ यू टेक द डिटरमिनेंट इट विल बिकम के स्क्वायर, क्योंकि डायगोनल में प्रोडक्ट आएगा के स्क्वायर, दूसरी डायगोनल में भी प्रोडक्ट आएगा के स्क्वायर, तो बाहर कॉमन के स्क्वायर आएगा फॉर 2 क्रॉस 2। तो 3 क्रॉस 3 के लिए के क्यूब आएगा, ऐसे ही आना चाहिए।
एडजॉइंट ऑफ के में क्या होता है, दैट इज नथिंग बट ए कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स आप कैसे करते हैं डिफाइन, तो आपको पता होगा, जैसे अगर अपने को इसका कोफैक्टर डिफाइन करना है, सो यू विल हाइड दिस एंड यू विल हाइड दिस, यू विल डिफाइन दिस माइनर। तो अगर आप 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का कोफैक्टर डिफाइन करते हैं, यू डिफाइन माइनर व्हिच इज नथिंग बट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो ये जो वैल्यू है दिस इज ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, एंड 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में क्या होगा, इसका इससे प्रोडक्ट, इसका इससे प्रोडक्ट, यू विल गेट के स्क्वायर के स्क्वायर। इसीलिए बाहर क्या है, हर कोफैक्टर में से के स्क्वायर ही कॉमन आने वाला है। इसीलिए यहाँ पे 2 3 क्रॉस 3 में एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर होता है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, तो उसमें के स्क्वायर आता है। इसीलिए यहाँ पे अगर 3 ऑर्डर की है तो पावर में 3 माइनस 1 आता है, बिकॉज एक ऑर्डर कम हो जाता है उसके कोफैक्टर या माइनर में। उसको हम ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज नथिंग बट ए डायगोनल मैट्रिक्स ओनली, बट ये इस तरह की डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसका सारे एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स। अब ये क्या है, एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लिखी भी हो सकती है, दैट्स व्हाई वी शुड हैव एन आइडिया। तो अगर आपने को ये लिखा है दिस अल्फा आई एंड इफ यू हैव टू डिफाइन इट्स एडजॉइंट, तो अल्फा यहाँ पे है, तो अल्फा की पावर 3 माइनस 1 आ जाएगा इफ दिस इज ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 ही है। सो इट विल बिकम अल्फा रेज़ टू पावर n minus 1, इट विल बिकम अल्फा स्क्वायर आई। दिस इज हाउ यू डिफाइन द एडजॉइंट ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दिस, दैट इज a multiplied by adjoint is equal to mod a n equal to adjoint a multiplied by a। ये प्रॉपर्टी आपने सबने स्कूल में पढ़ी हुई होगी, ये इसको हम लिखते हैं, इसी से हम इनवर्स ऑफ द फंक्शन डिफाइन भी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है मॉड ऑफ एडजॉइंट। मॉड ऑफ एडजॉइंट इज मॉड ए रेज़ टू पावर n minus 1। इसको हम भी कैसे ध्यान रखते हैं, पावर में n minus 1 क्यों है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कोफैक्टर मैट्रिक्स इज नथिंग बट 3 क्रॉस 3 के केस में 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो ऑर्डर अगर 3 है तो पावर में 3 minus 1 आता है काइंड ऑफ, इसलिए यहाँ पे पावर में क्या आता है n minus 1। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर, दिस इज मॉड ए की पावर n minus 1। इस तरह से मॉड ऑफ एडजॉइंट ए डिफाइन, मॉड ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों में क्या आता है, पावर में n minus 1 आता है। इसको आप प्रूव कर सकते हैं, दिस इज द मेथड। तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में, दैट इज a मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट इज इक्वल टू मॉड ए आई। अब इस पे मैंने यहाँ पे इसका प्रूफ मैं क्यों बता रहा हूँ, व्हाई द प्रूफ इज इंपॉर्टेंट, यू कैन रिमेंबर दिस विदाउट प्रूफ आल्सो, बट व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ सम मैट्रिक्स इज गिवन टू यू, प्रोडक्ट ऑफ समथिंग एंड देयर इज एन एडजॉइंट ओवर देयर, तो आपको ध्यान होना चाहिए इसको आपको यूज कैसे करना। तो बेसिकली इफ आई यूज दिस प्रॉपर्टी, आई मल्टीप्लाई बोथ द, आई टेक डिटरमिनेंट बोथ द साइड्स, मॉड। तो यहाँ पे एक तो मिस्टेक ये करते हैं, मॉड ऑफ ए आई एन क्या लिखते हैं, वो मॉड ए डायरेक्ट लिख देते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज नथिंग बट ए स्केलर क्वांटिटी, यू कैन नॉट टेक इट आउटसाइड डिटरमिनेंट, सो इट विल बिकम मॉड ए की पावर एन के आई, के की पावर एन मल्टीप्लाइड बाय इसका डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट 1 है, यहाँ ये पुट करेंगे। और ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ए है, डिटरमिनेंट यू कैन राइट प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस एज इसका डिटरमिनेंट मल्टीप्लाइड बाय इसका डिटरमिनेंट। तो यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट mod a raised to power n minus 1। We cannot divide two matrices, but we can divide two determinants। तो ये इस तरह से किया जाता है, दिस मेथड इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू। नेक्स्ट अब अपने यहाँ पे ये चीज लिखे, तो मैंने आपको बोला है कि आपको एग्जाम में ये भी लिख सकता है, डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डेल्टा, तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट डेल्टा। तो डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, डेल्टा की पावर n minus 1। ये चीज हम लिख सकते हैं, तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मींस डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट, दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस वन, मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूशन। एडिशन में देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोज का होता है, ट्रेस का होता है। एडजॉइंट का देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन, इनवर्स का देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन इन एडिशन। मल्टीप्लिकेशन देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, यू जस्ट रिवर्स द ऑर्डर, जैसे हम ट्रांसपोज में करते हैं। तो एबीसी में सीबीए हो जाता है, एबी में बीए हो जाएगा, सेम इज द प्रॉपर्टी, हम साथ में इसको ध्यान रखते हैं। सेम प्रॉपर्टी इनवर्स में भी है, सेम प्रॉपर्टी एडजॉइंट में है, सेम प्रॉपर्टीज इन ट्रांसपोज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दिस वन, दैट एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर हमें डिफाइन करना है सिक्स प्रॉपर्टी को, तो सिक्स प्रॉपर्टी इज व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज व्हाट वी हैव टू डिफाइन, दिस इज द क्वेश्चन। सो हाउ यू विल डिफाइन दिस, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा भी आया है, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, समवेयर इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, वी विल सी दैट क्वेश्चन आल्सो आफ्टरवर्ड्स। तो अब अगर अपने को डिफाइन करना था, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, a मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट इज इक्वल टू mod a। तो अब अपने को दिख रहा है ये रहा एडजॉइंट, यू हैव टू टेक एडजॉइंट ओवर दिस। तो अपन जैसे दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेते हैं, यू कैन ऑलवेज टेक बोथ साइड ट्रांसपोज, यू कैन ऑलवेज टेक बोथ साइड्स ट्रांसपोज ले सकते हैं बोथ साइड्स, यू कैन ऑलवेज टेक बोथ साइड्स एडजॉइंट, यू कैन ऑलवेज टेक बोथ साइड्स इनवर्स। इन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस यू कैन टेक ट्रांसपोज इनवर्स एडजॉइंट बोथ द साइड्स, क्योंकि प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी होती है। एडिशन में ओनली इट हेल्प्स विद ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे अगर मेरे को लेना है, मैं दोनों तरफ एडजॉइंट ले सकता हूं, तो मैंने दोनों तरफ यहाँ पे एडजॉइंट ले लिया। अब जब मैंने यहाँ पे एडजॉइंट लिया, यहाँ पे एडजॉइंट लिया, व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो आई नीड दिस एडजॉइंट विद एडजॉइंट ऑफ ए, तो मैं एडजॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो आई विल राइट प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो ये एडजॉइंट ए पहले आएगा, ए बाद में आएगा, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए पहले लिखेंगे,
और बाद में एडजॉइंट बाद में लिखेंगे। तो अब अपना जो इंटरेस्ट था वो इसके ऊपर है, दिस एक्सप्रेशन एडजॉइंट ऑफ दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन इवेल्युएटिंग। तो ये हमने अलग कर लिया। अब अपने को चाहिए कि यहाँ पे इसके साथ में जो लिखा हुआ है उसको अपन कैसे भी करके हटा दें। वी डोंट नीड दिस। राइट साइड का एक्सप्रेशन है एडजॉइंट ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय एन। तो के अगर कांस्टेंट बाहर लेके आना है तो पावर में n माइनस बनाएगा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एडजॉइंट ऑफ आई एन, एडजॉइंट ऑफ आई एन इज नथिंग बट आई ओनली, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अपने को ये पार्ट यहां से हटाना। तो हमेशा ध्यान रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में इफ यू हैव टू रिमूव सम मैट्रिक्स यू आइदर मल्टीप्लाई दैट मैट्रिक्स बाय इट्स इनवर्स। एक तो ये तरीका होता है। इनवर्स से हम कब मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ द साइड्स, इफ द क्वेश्चन इट इज गिवन द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर और इट इज गिवन द मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। इसीलिए क्वेश्चन में हमेशा कहीं पे भी आप पढ़ते हैं इफ द मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, उसका यूज कैसे होता है, यू कैन यूज दैट मैट्रिक्स इनवर्स एंड मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स। दिस इज अ वेरी कॉमन यूज जो इनवर्टिबल मैट्रिक्स को होता है। आगे भी हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे। एंड इफ इट इज गिवन देयर इज अ इक्वेशन इन एडजॉइंट, यू कैन मल्टीप्लाई दैट इक्वेशन बाय इट्स simple matrix A, because we know A multiplied by adjoint A multiplied by, this gives you a scalar quantity multiplied by identity matrix. Inverse में क्या होता है, A multiplied by inverse, A inverse multiplied by that is I. इसमें होता है सब constant multiplied by। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, if we want to separate this, हम इसको यहाँ डिवीजन में ले जा सकते हैं। So what we do is we multiply this by A। इसको A से मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड से, तो अपन ने यहाँ पे A से मल्टीप्लाई कर लिया because we want to separate this। तो यहाँ पे इसको सेपरेट करने के लिए हमारा जो दूसरा पार्ट था उसमें यहाँ पे हमने जबरदस्ती इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, ये जो है दिस विल जनरेट ए कांस्टेंट वैल्यू व्हिच इज व्हाट, दिस इज मॉड ए आई एन। मॉड ए आई एन है। अब ये ऑलरेडी मैट्रिक्स है तो आपको आई एन लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ए मल्टीप्लाइड बाय एन इज सेम एज ए। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए। और जो वो मॉड ऑफ ए अगर आप इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे इट विल बिकम मॉड ऑफ ए रेज़ टू पावर एन माइनस 2। यहाँ पे ये आ जाएगा। तो जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा वो ये वाला, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। ये पार्ट हमने सेपरेट कर लिया, इसकी वैल्यू हमने निकाली। व्हाट इज दैट वैल्यू, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी मॉड ए रेज़ टू पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय। अब आप चाहो तो इसको याद रख लो क्योंकि एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ चुका है। इट कैन बी आस्क्ड अगेन टू फाइंड दिस वैल्यू। रिसेंटली ही इस पे क्वेश्चन आया कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है और इसका हम निकालते हैं डिटरमिनेंट। तो ये डिटरमिनेंट का फॉर्मूला सबको पता होगा, मॉड ए की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। तो जैसे अपन बोलते हैं एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इज व्हाट, मॉड ए की पावर n माइनस 1। देयर इज वन एडजॉइंट तो हम लिखते हैं n माइनस 1 की पावर n माइनस 1 की पावर 1। इफ देयर इज डिटरमिनेंट ऑफ टू एडजॉइंट्स वन इनसाइड अनदर देन मैट्रिक्स ए, इट मींस यहाँ पे 2 है तो हम n माइनस 1 की पावर 2 लिखते हैं। इसी तरह से अगर तीन एडजॉइंट होंगे, एडजॉइंट 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 वन इनसाइड अनदर ऑफ ए मैट्रिक्स ए, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, हाँ तो यहाँ पे अगर अपने को इसका डिटरमिनेंट लिखना है तो विल राइट डिटरमिनेंट ऑफ ए n माइनस 1 की पावर 3 बिकॉज देयर आर 3 एडजॉइंट। तो पावर में यहाँ पे 3 2 और यहाँ पे 1 है n माइनस 1 की पावर। एंड इफ देयर आर n एडजॉइंट्स इनसाइड ऑफ वन अनदर इट विल बिकम n माइनस 1 रेज़ टू पावर n। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है n एडजॉइंट्स इनसाइड ऑफ वन अनदर, तो उससे आपको बोल सकता है पावर n की वैल्यू बताओ क्या होगी। वो उसमें आपको बाइनोमियल का एक्सपेंशन यूज करना पड़ सकता है बिकॉज दिस इज n माइनस 1 की पावर n और राइट साइड में आपको कोई वैल्यू दी होगी, मे बी यू हैव टू यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल्स की फॉर्म में वो लिखा होगा। तो ये हमको ध्यान रखना है। एडजॉइंट ऑफ ए अपने को ध्यान रखना है, ये वैल्यू होती है। और इस पे एग्जाम में एज ए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है दैट यू हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। ये किसके बराबर होगी, क्योंकि ये तो आ गया पेपर में, ये फिर से आ सकता है। मोस्टली ये क्वेश्चन नहीं आएगा। इफ दिस क्वेश्चन कम्स, दिस इज ए क्वेश्चन, तो अपन क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट है इसमें दोनों तरफ ले लेंगे एडजॉइंट। दिस इज व्हाट वी विल डू, that is the easiest way to solve. If you know this expression, you will take adjoint both the sides. What you will get, this expression is nothing but, मैं क्या किया यहाँ पे, अगर इस रिजल्ट को मैं बोल देता हूँ रिजल्ट नंबर 1, तो मैंने क्या किया, रिजल्ट नंबर 1 को यूज किया है यहाँ पे। जस्ट टेक adjoint both the sides here, so it will become adjoint of what, राइट साइड में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है mod a की पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई, सो दिस इज व्हाट adjoint of ka, यही हो गया। तो हम क्या लिखते हैं, k रेज़ टू पावर n माइनस 1, दिस इज व्हाट वी राइट। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ k क्या लिखते हैं, k रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये लिखा था, कहां गया, पीछे चला गया हूं। तो पावर में ये जो भी कांस्टेंट है उसकी पावर में n माइनस 1 आता है, डिटरमिनेंट में भी n माइनस 1 आता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा mod a रेज़ टू पावर n माइनस 2 की पावर, व्हाट इज द पावर हियर, n माइनस 1 इज इट्स पावर, एंड इट विल बिकम एडजॉइंट ऑफ a। जो दूसरा वाला है उसको हम एज इट इज लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ a। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बिकम mod a रेज़ टू पावर n minus 1 n minus 2 multiplied by adjoint of a। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ adjoint of a। व्हाट इज लैम्डा,
और मे बी ए क्वेश्चन कैन बी मेड ऑन इंटीजर वैल्यू, लाइक इंटीजर टाइप या न्यूमेरिकल टाइप। तो अगर आपको मॉड ऑफ ए पता होगा तो आप इससे उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इस तरह से एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट पे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। दूसरा चीज ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि यहाँ पे जो डिटरमिनेंट है इसको एग्जाम में कैसे यूज करते हैं। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, यू नो, क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ था, क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन टू अस, वी हैव बीन गिवन एडजॉइंट ऑफ ए, आपको ये मैट्रिक्स दे देगा, वी हैव बीन गिवन दिस मैट्रिक्स एंड ये मैट्रिक्स देगा, ध्यान रखना आपको, एंड यू हैव टू फाइंड सम व्हाट डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये आपसे पूछ लेता है। तो जो मैट्रिक्स आपको दी हुई है एडजॉइंट की, उससे आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स आपको दी हुई है एडजॉइंट, यू कैन टेक इट्स डिटरमिनेंट, बिकॉज़ इफ वी हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट यू विल टेक द मैट्रिक्स एडजॉइंट डिटरमिनेंट एंड यू नो इट्स फार्मूला, सो दैट विल गिव यू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ऐसे भी इसका यूज आता है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, जिसके एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है। कैसे प्रूव करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, यू शुड हैव एन आइडिया, बिकॉज़ इफ ए क्वेश्चन इज गिवन इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और बाहर एडजॉइंट लिखा हुआ है, कैसे यूज करना है। ये जो प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है एडजॉइंट को हटाने के लिए, ए से मल्टीप्लाई करके चेंजिंग इट टू इनटू कांस्टेंट वैल्यू। नेक्स्ट यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन बोल सकते हैं, जिसको फ्रेम किया जा सकता है सिमेट्रिक टू सिमेट्रिक ट्रांसपोज को कंबाइन करके। आई हैव टोल्ड यू ट्रांसपोज जो है एडजॉइंट के अंदर जा सकता है, ट्रांसपोज इनवर्स के अंदर जा सकता है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये भी एज ए ऑप्शन की तरह आ सकता है, जैसे पहले हमने देखा था। तो यहाँ पे अगर मैं इसका सिमेट्रिक है मींस इसको चेक करना है तो मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा। आई नो आई कैन टेक इट इनसाइड, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस। अब क्वेश्चन में अगर अपने को दिया हुआ है ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब जो ए ट्रांसपोज ए है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, दैट इज सेम एज मैट्रिक्स ए। तो अब अपने को दिखागा जिसका ट्रांसपोज लिया यू गॉट द सेम मैट्रिक्स अगेन, सो इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलर तरह से क्वेश्चन आ सकता है स्क्यू सिमेट्रिक का, ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो अगर अपने को यहाँ पे चेक करना है तो व्हाट वी विल डू, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज देंगे तो एडजॉइंट ऑफ माइनस ए आ जाएगा यहाँ पे, बस इतना ही फर्क होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, माइनस बाहर ले आते हैं, इसको एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेते हैं, ऐसा नहीं होता। एडजॉइंट में जो भी कांस्टेंट है, द कांस्टेंट ऑन व्हिच वी मेक द मोस्ट मिस्टेक इज -1, वी जस्ट रिमूव दैट कांस्टेंट, वी टेक इट आउटसाइड। कांस्टेंट बाहर एडजॉइंट में नहीं आता है। इसको अगर अपने को लिखना भी है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ये जो भी कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ये जो -1 है उसकी पावर क्या आएगा, n-1 आएगा, फिर हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज हाउ यू रिमूव ए कांस्टेंट आउटसाइड एडजॉइंट। तो ये जो है यहाँ पे आएगा, अब वो n पे डिपेंड करेगा। इफ यू वांट एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, तो हम बोल सकते हैं अगर n की वैल्यू हो गई ऑड तो क्या होगा, अगर n ऑड हो जाएगा तो n-1 इवन है, तो -1 की पावर n-1 हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय 1। और अगर आपका n इवन हो जाएगा, व्हाट इट मींस, n-1 इज ऑड, तो -1 रेज़ टू पावर ऑड इज नेगेटिव, तो यहाँ आपको मिलेगा -1 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरह से अपन शो कर सकते हैं, दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ n इज ऑड, दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ n इज इवन। दिस इज हाउ यू कैन शो यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो ये है अपने यहाँ पे कुल प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पे इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना मेरे से। अब अपना ये क्वेश्चन है आईआईटी में आया है 2016 में। नाउ व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स P दी हुई है, एक मैट्रिक्स Q है जो आपको नहीं पता है, such that PQ is equal to KI. This is what we have been given. तो हमेशा मैं क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, कितनी इक्वेशन बनानी। So when I watch the matrix P, I see there is one alpha that is not there. So I have to make one equation for alpha. अल्फा निकालना पड़ेगा और ऑप्शन में देखो अल्फा से रिलेटेड ऑप्शन भी आपको दिया। तो यहां तक अपने को क्लियर। और मैट्रिक्स Q जो है अपने को नहीं पता, PQ लिखा हुआ है इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय I. I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो अगर ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, P भी 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो Q डेफिनेटली 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मींस देयर आर 9 वेरिएबल्स, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो while I am reading the question, I am seeing there is one variable here, there are 9 variables here, so there are total 10 variables। अभी तक मेरे दिमाग में ये चल रहा है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है Q23 is minus K by Q23 is what? ये जो Q मैट्रिक्स है उसमें टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, उसमें से एक एलिमेंट अपने को दिया हुआ है, सेकंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट इज गिवन minus K by, and we have been given determinant of Q also is equal to K square by। तो determinant of Q जो है वो भी अपने को K की टर्म्स में लिखा है। Now we have to find this and this। तो अगर मैं 3 and 4th ऑप्शन को देखता हूं, this is just a product of matrices P multiplied by adjoint of Q। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर 3 को देखता हूं, तो ऑप्शन नंबर 3 में मुझे दिखता है, अगर मेरे को ये इवैल्यूएट करना है, तो हाउ आई सी दिस एक्सप्रेशन, I can write it as product of determinant, so I can write it as determinant of P multiplied by determinant of adjoint of Q। What is the adjoint of Q determinant?
adjoint of Q अपने को नहीं पता, but Q is a 3 cross 3 matrix, so we can write it as mod of P multiplied by adjoint of Q का determinant. What is adjoint of Q का determinant? Determinant of Q की power n minus 1, so it will become 3 minus 1. So this is written determinant of P determinant by multiplied by determinant of Q square. अब यहाँ नोटिस करो determinant of Q आपको दिया है, so you can find this value in terms of K. ये अपने को पता है. अब determinant of P अपने को नहीं दिया. To find the determinant of P we have to find alpha. तो अभी तक एक ही वेरिएबल है. तो ऑप्शन 3 को मैं अगर देखता हूं तो ऑप्शन 3 में मैं ये देखता हूं मेरे को K पता होना चाहिए और अल्फा पता होना चाहिए. तो अगर मैं 1 और 2 ऑप्शन कैसे भी सॉल्व कर तो ये पार्ट अपना सॉल्व हो जाएगा बिकॉज़ दिस इज टॉकिंग अबाउट डिटरमिनेंट ऑफ P व्हिच इज रिलेटेड टू अल्फा. If we find alpha we can find this value. What is determinant of Q? That is in terms of K. It is already given, so we have to find K. If we find alpha and K, we can solve third part. So third part can be easily solved. Similarly, fourth part also, if you will see, ऑप्शन 4 भी अगर आप देखोगे तो वो भी कुछ ऐसा ही है. तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन एनालाइज कर लेता हूँ एक बार क्वेश्चन देख के, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ. क्योंकि मुझे जब दिखते हैं चारों पार्ट्स इंटर रिलेटेड नहीं है, दे आर डिफरेंट पार्ट्स. जैसा हमने पहले क्वेश्चन देखा था जिसमें फर्स्ट ऑप्शन जिसमें सिमेट्रिक चेक करना था, दैट वाज नॉट रिलेटेड टू 2 3 एंड 4. सेकंड ऑप्शन वाज नॉट रिलेटेड टू 1 3 एंड 4. तो वो दो ऑप्शन हम अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं. इसमें लिंक्ड है. जो लिंक्ड होते हैं वो इजियर इसलिए होते हैं बिकॉज़ इफ यू सॉल्व फॉर वन पार्ट यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट्स. अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ Q और ये है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ P व्हिच इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ P की पावर 3 1. सो इट विल बिकम डिटरमिनेंट ऑफ P का स्क्वायर. तो अब अपने को ये वैल्यूज निकालनी. तो अपने को कैसे भी करके डिटरमिनेंट ऑफ P और Q चाहिए, तो अपने ये ऑप्शन 3 4 मैच कर जाएंगे. अब अपने को यहां से इक्वेशन बनानी. अब ऐसे कभी भी प्रोडक्ट में इक्वेशंस दी हुई होती है तो पहले मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, इससे यहां पे लिख सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स. वो मैं हमेशा लिखता हूं. ये अपने को दिया हुआ है, ये भी अपने को दिया. तो हमेशा अगर प्रोडक्ट में दिया हुआ है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं है, इफ वन ऑफ द मैट्रिसेस डिटरमिनेंट इज गिवन is some value, you take determinant both the sides. This is one of the ways to solve the question. Determinant of PQ. तो अब यहाँ पे इसको लिख लेंगे determinant of P, determinant of Q और ये k raised to power n आएगा determinant of A. यहाँ रखना, ये गलती मत करना, k मत लिख देना इसको क्योंकि ऑर्डर 3 है. तो अब determinant of Q अपने को दिया हुआ है k square by 2, तो यहाँ पुट कर देंगे और अपने यहाँ पे determinant of P निकालें. अब k की वैल्यू देखेंगे, हमेशा क्वेश्चन में देखेंगे ना, k को मैं तभी कैंसिल कर सकता हूँ k is not 0 और क्वेश्चन में ये लिखा होता है there is always a significance जो भी क्वेश्चन में दिया हो उसकी वैल्यू का. तो यहाँ से k से k कैंसिल कर देंगे, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, तो डिटरमिनेंट ऑफ P आ जाएगा 2k. अब अपने को ये पता लग गया यहाँ पे कि अपने को P और Q का डिटरमिनेंट निकालना था. तो P का डिटरमिनेंट अल्फा की टर्म्स में है, P का डिटरमिनेंट k की टर्म में है. तो k और अल्फा में एक रिलेशन अपन यहाँ से लिख सकते हैं. अगर आप इसका एक्सपैंड करोगे डिटरमिनेंट तो आपकी इक्वेशन बनेगी 2k = 2 अल्फा प्लस 20. तो अब मैं यहाँ से अगर देखूंगा 4 अल्फा माइनस k प्लस 8, ये ऐसा कुछ नहीं बन रहा है यहाँ क्योंकि 8 तो आ नहीं रहा. अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो मोस्टली ऑप्शन नंबर 2 मेरे को अभी तक दिख रहा है, आंसर नहीं है बट हो सकता है आंसर, वी डोंट नो. बट ऐसा कोई रिलेशन तो अभी तक नहीं बन रहा बिकॉज ऑप्शन 2 कैन आल्सो बी मेड फॉर सम वैल्यू ऑफ अल्फा एंड k. तो इसको हम पूरा रूल आउट नहीं करेंगे. तो एक इक्वेशन हमने बना ली. व्हाट डिड वी यूज? वी यूज्ड दिस वैल्यू, वी यूज्ड दिस मैट्रिक्स. तो इसका डिटरमिनेंट यूज कर लिया. तो अल्फा हमने एक इक्वेशन बना ली, हमने ये इक्वेशन यूज कर ली, ये इक्वेशन यूज कर ली. अब बच गया ये, तो इसका भी यूज करेंगे. इसका कैसे यूज करेंगे? तो उसके लिए अपन को प्रोडक्ट के अंदर इसका भी यूज करना पड़ेगा. तो ये जो मैट्रिक्स है Q मैंने लिख ली. अब देखो मैंने A1 B1 C1 A2 B2 C2 की जगह यहाँ ये लिखा है A3 B3 C3 अभी भी लिखा है. ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख ली प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के इक्वल टू KI. अब इस एलिमेंट का यूज करना, ध्यान रखेंगे एलिमेंट का यूज तभी आ सकता है इफ दैट एलिमेंट इज यूज्ड इन मेकिंग एन इक्वेशन. इस तरह से क्वेश्चन एक बार पहले भी आया है, ध्यान रखेंगे. इफ दिस एलिमेंट इज यूज्ड इन मेकिंग द इक्वेशन इट मींस you have to use product of matrices because in product of matrices only the element is used. नहीं तो अगर आप इसका डिटरमिनेंट लिखने लगोगे तो बहुत सारे वेरिएबल 9 वेरिएबल हैं, तो फिर इसको लिखने का फायदा नहीं. दैट इज व्हाई आई एम कंसीडरिंग प्रोडक्ट. अब इस एलिमेंट को अगर यूज करना है तो ये एलिमेंट जहां पे भी है उस कॉलम या उस रो को आप कंसीडर करेंगे. मैं यहाँ पे इस एलिमेंट के कॉलम को कंसीडर करता हूँ, मतलब मैं इक्वेशंस यहाँ से बनाऊंगा. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. उससे 3 इक्वेशन बनाऊंगा. 3 इक्वेशन बनाने का मैं क्यों सोच रहा हूँ? बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल्स C1 C3 एंड K. तो उससे मैं C1 C3 K में 3 इक्वेशंस बना सकता हूँ. 3 वेरिएबल है, यू कैन सॉल्व फॉर K. सॉल्व हो जाना चाहिए. इट मेक सेंस. अब लेकिन आप बोलेंगे सर अल्फा भी तो है चौथा वेरिएबल, तो उसकी टेंशन मत लो बिकॉज वी नो वन इक्वेशन इन अल्फा एंड K. सो देयर आर 4 इक्वेशंस. तो सॉल्व करने से पहले ही मुझे दिख रहा है देयर आर 4 इक्वेशंस. वी विल फॉर्म अल्फा K C1 एंड C3. सो यू कैन सॉल्व फॉर 4 वेरिएबल्स. दैट शुड बी सॉल्व. तो अब यहाँ इक्वेशन बनाएंगे तो 3C1 माइनस K/8 प्लस K/8 और -2C3 0. सेकंड रो थर्ड कॉलम से इक्वेशन बनाएंगे तो ये बनेगी इक्वेशन 2C1 अल्फा C3 0 और यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम से बनाएंगे 3C1 5K/8 और 0. ये आ जाएगा K के बराबर. तो अब नोटिस करो ये वाली इक्वेशन तो इजीली सॉल्वेबल है. C1 की वैल्यू K के टर्म्स में आ रही, दैट इज K/8. एक तो अपन ने सॉल्व कर लिया. C1 K/8 आ रहा है तो C1 यहाँ पुट कर दो, तो उससे आपका C3 आ जाएगा, वो भी K के टर्म्स में आ जाएगा, वो आ जाएगा 2K/8. तो ये सारे K के टर्म्स में आ गए. तो अब यहाँ से C1 और C3 अगर आप पुट कर दोगे तो आपकी यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी K और अल्फा में वन मोर इक्वेशन यू विल बी एबल टू फॉर्म. नाउ सिंस K इज नॉट 0 यू कैन टेक K कॉमन आउट. 0 को डिवाइड कर देंगे K से, यू कैन रिमूव इट. You will get alpha equal to minus
और अल्फा जो -1 आपका आ गया है वो अगर आप यहाँ पुट कर दोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ पी आ जाएगा, वही अपने को निकालना है, वो आ जाएगा 8। और पी की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दोगे तो यू विल बी एबल टू गेट के आ जाएगा 4। अब हम चेक करेंगे किस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। सो पुट अल्फा इज -1 दैट इज -4 प्लस 8 दैट इज 4। तो k इक्वल टू 4 आ रहा है, वो यहाँ से भी आ रहा है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अल्फा 0 और k तो आ नहीं रहा, तो ये हट गया। और एक बार ये मिल गया तो ऑप्शन 3 आप आसानी से निकाल लेंगे बिकॉज वी नो डिटरमिनेंट ऑफ p एंड डिटरमिनेंट ऑफ q। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से कभी भी इक्वेशन दी हुई है, डिटरमिनेंट किसी का दिया हुआ है, यू कैन ऑलवेज टेक डिटरमिनेंट बोथ द साइड्स टू मेक द इक्वेशन। इस तरह से आप हमेशा इक्वेशन बना सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ p की अल्फा में। फिर यहाँ पे एक एलिमेंट दिया हुआ है, तो एलिमेंट में अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड इक्वेशन है, जस्ट यूज दैट एलिमेंट इन अ कॉलम और ए रो एंड मेक द इक्वेशन बेस्ड ऑन दैट। ऐसे हम तीसरी इक्वेशन बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो अब अपना यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इनवर्स एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन अलोंग मिक्स्ड विद एडजॉइंट पे भी क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है इनवर्स। तो इनवर्स को डिफाइन कैसे करते हैं, फॉर्मूला आपको पता होगा, एडजॉइंट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इनवर्स का एप्लीकेशन यही होता है, एग्जाम में हमेशा पढ़ेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ non-singular matrix, invertible matrix term is used and there is an equation of matrices, you can always multiply by inverse both the sides. This is a very common way to solve the question. अब यहाँ पे अपने को ये पता है a इनवर्स a इक्वल टू i। ध्यान रखेंगे, इफ सम मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a का आगे से प्रोडक्ट और पीछे से प्रोडक्ट दोनों i के बराबर होना चाहिए। इफ यू हैव टू चेक टू मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल और इनवर्स ऑफ ईच अदर, सो यू हैव टू चेक a इनवर्स एंड a इनवर्स a, बोथ द साइड्स इट शुड कम आउट टू बी i। एक साइड से आई आने पे काम नहीं चलेगा, हम ये नहीं बोल सकते कि वो दोनों एक दूसरे की इनवर्स। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। जैसे मैंने तुम्हें बोला था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए, बोथ साइड इफ दे आर इक्वल टू आई देन ओनली वी कैन सी द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, नॉट वन साइडेड। तो दोनों तरफ से आपको चेक करना होता है। इसमें कैसे चेक करने वाले क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको भी बताऊंगा, जैसे स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में देखा। पहले देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। इनवर्स हमेशा हर मैट्रिक्स का यूनिक होता है। देयर इज ओनली वन इनवर्स व्हिच कैन एग्जिस्ट फॉर ए मैट्रिक्स, देयर कैन नॉट बी मोर देन वन इनवर्सेस ऑफ ए सिंगल मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज डिटरमिनेंट ऑफ इनवर्स। तो आपको पता होगा डिटरमिनेंट ऑफ इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर मैं आप इसके k से मल्टीप्लाई करता हूं या प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, तो a इनवर्स b इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा 1 अपॉन a 1 अपॉन b, ये आपको पता ही है। फिर डिटरमिनेंट ऑफ k इनवर्स, तो k a इनवर्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हो गया है एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। तो मैट्रिक्स के अंदर सॉरी डिटरमिनेंट के अंदर अगर कभी भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट विल कम आउट, द पावर विल बिकम k रेज़ टू पावर n, ये अपने को पता है। मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स तो हो जाएगा k रेज़ टू पावर n, डिटरमिनेंट ऑफ a का डिवीजन। ये बेसिक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज हुई। थर्ड इज इंपॉर्टेंट, अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी लिखा हुआ है इफ देयर इज ए नॉन सिंगुलर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यू कैन बी आस्क्ड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ सम मैट्रिक्स, इट इज पॉसिबल, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो जिस भी मैट्रिक्स का आपको इनवर्स चेक करना है तो आपको ये तो प्रॉपर्टी की तरह लगेगा। ए इनवर्स का इनवर्स क्या है, ए के बराबर है। जैसे हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं, यू गेट ए। सिमिलर तरह से ए इनवर्स का इनवर्स इज ए। एंड जैसे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज नॉट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज मॉड ए रेज़ टू पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय, वो अलग चीज थी। इनवर्स के इनवर्स में ये, तो एक के अंदर इनवर्स के अंदर इनवर्स, एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट, ट्रांसपोज के अंदर ट्रांसपोज, तीनों सिमिलर टाइप की चीजें, बट एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट डिफरेंट रिजल्ट है, इनवर्स के अंदर इनवर्स ए। अब मैं आपको यहाँ पे ये चीज क्यों बता रहा हूँ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली क्या है, अगर आपको सपोज कोई ऑप्शन इस तरह से दे देता है, यहाँ तो क्या है बहुत सिंपल ऑप्शन है, आपको यहाँ पे ये मैट्रिक्स दी हुई है और आपको बेसिकली ये पूछा गया है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, ये आपसे पूछा। अगर इसके ऊपर मैंने इनवर्स लगा दिया ना, तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, ये ऑप्शन में आपसे ये पूछ रहा है कि इसका इनवर्स क्या है। दिस इज नॉट ए प्रॉपर्टी, इट कुड बी मेड फॉर एनी मैट्रिक्स हियर। तो इस जो भी मैट्रिक्स लिखी गई है जिसकी पावर में इनवर्स है और राइट साइड में कुछ लिखा हुआ, इट मींस यू हैव टू चेक इसका इनवर्स ये है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो उसका चेक करने का तरीका होता है, आप इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करते हैं बोथ द साइड्स। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, यू विल चेक दिस ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय, आगे से भी करेंगे, और ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। इफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस जिसके आपको इनवर्स को रिलेट कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू आई by multiplying both the sides, आगे से और पीछे से। if this product is I, it means ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये ट्रू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है। इसका मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स यही है, इसका मतलब ये होता है। कोई भी मैट्रिक्स लिखी हुई है अगर उसकी पावर में इनवर्स है और उसको किसी से इक्वेट किया गया है, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स बाय इनसाइड मैट्रिक्स ऑफ इनवर्स एंड चेक इफ दिस इज जनरेटिंग आई और नॉट। ऐसे हम चेक करते हैं। जैसे लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको ट्रांसपोज में बताई, ट्रांसपोज अंदर जा सकता है, जॉइंट के भी इनवर्स के भी। लेकिन अगर मैं इसको इनवर्स की फॉर्म में देखता हूं तो हाउ आई सी हियर वन मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज जिसके इनवर्स की यहां बात हो रही है, और आपको चेक करना है कि इसका जो इनवर्स है वो ये आएगा या नहीं आएगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू चेक, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका इनवर्स ये आएगा नहीं आएगा। तो चेक कैसे करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन चेक करेंगे। किसका मल्टीप्लीकेशन, ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन आप ए इनवर्स ट्रांसपोज के साथ चेक करेंगे कि ये वैल्यू अगर आई आ जाती है इसका मतलब ये सही चीज लिखी हुई है।
अब ये वैल्यू सिर्फ मैंने आगे से चेक किया, तो पीछे से भी चेक करना पड़ेगा। ए इनवर्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज, दोनों तरफ से चेक करना। अब मेरे को अगर इसको चेक करना है ये आई है या नहीं है, तो मुझे दिख रहा है ट्रांसपोज जो है इसके पावर में है, ट्रांसपोज इसकी पावर में है। तो ट्रांसपोज को मैं बाहर ला सकता हूँ प्रोडक्ट में, और जो मैं प्रोडक्ट में बाहर लाऊंगा तो ये मैट्रिसेस का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। पहले ए इनवर्स आ जाएगा फिर ए, क्योंकि अपने को कैसे भी आई जनरेट करना है। आई कैसे जनरेट होगा, जब ए इनवर्स का प्रोडक्ट जनरेट होगा। ए इनवर्स का प्रोडक्ट कब जनरेट होगा, जब ट्रांसपोज को आप बाहर ले लेंगे। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे आई की पावर ट्रांसपोज जनरेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये आई जनरेट कर रहा है। तो ये आई जनरेट कर रहा है, अगर आप उल्टे भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आई आएगा मुझे दिख रहा है, क्योंकि उसमें ए इनवर्स की पावर ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही लिखा है, ये इसका इनवर्स ही है। इसी तरह से अगर मैं लिख देता हूँ के का इनवर्स, तो ये होगा। तो इसको चेक कैसे करना है, इस मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का इनवर्स, वो यहाँ पे लिखा है। तो आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करेंगे। देखो मल्टीप्लाई के और 1 बाय के को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स क्या आएगा, आई। तो देखो एक दूसरे के इनवर्स ही है। तो इस तरह से हम इसका इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से ए बी का इनवर्स बी इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स में होता है, जैसे ट्रांसपोज में भी होता है। सेम प्रॉपर्टी अपन ने देखी, तो इसको प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, इसको मेथड भी बोल सकते हो। ये प्रॉपर्टी ट्रांसपोज में भी होती है और एडजॉइंट में भी होती है। तो अगर इसको मैं यहाँ पे एज ए क्वेश्चन की तरह देखूंगा तो व्हाट आई कैन सी इज, यहाँ एक मैट्रिक्स है, यहाँ एक मैट्रिक्स है, उसके इनवर्स को आपने रिलेट किया। दिस इज व्हाट यू हैव डन। इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो आना चाहिए, तो आप इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, ए बी मल्टीप्लाइड बाय बी इनवर्स ए इनवर्स, दोनों साइड से निकालेंगे, ध्यान रखेंगे। तो बी इनवर्स हो जाएगा आई, तो बचेगा ए इनवर्स, फिर ए इनवर्स भी होता है आई, तो देखो ये आई आ रहा है, इसका मतलब ये सही चीज लिखी हुई है। दिस इज हाउ वी कैन चेक फॉर एनी मैट्रिक्स। इसी तरह से एक और यहाँ पे है, इस पे जे एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये जो इनवर्स है वो भी एडजॉइंट के अंदर जा सकता है। तो इसमें अगर हम चेक करेंगे ये दोनों सही चीजें लिखी हुई है। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, एडजॉइंट ऑफ एम का इनवर्स है, यही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसका इनवर्स निकाल, आप एडजॉइंट ऑफ एम को एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द प्रोडक्ट यू विल चेक। अब ये क्या लिखा हुआ है, तो अपने को दिख रहा है एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट को अगर मैं बाहर ले लूंगा तो प्रोडक्ट में मैं लिख सकता हूँ रिवर्स करके, एम इनवर्स मल्टीप्लाई बाय एम। तो दिस इज व्हाट एडजॉइंट ऑफ आई विच इज नथिंग बट आई। तो अपने को दिख रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट आई आ रहा है, इसका मतलब ये सही चीज लिखी हुई है। तो इनवर्स को अपन एडजॉइंट के अंदर भी ले जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे, जैसे ट्रांसपोज जाता है एडजॉइंट के अंदर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, एज ए क्वेश्चन इट कैन बी आस्क्ड। और इसके अंदर जरूरी है इतनी छोटी सी मैट्रिक्स हो, कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू जस्ट हैव टू चेक लाइक दिस, ऐसे आप कैसे भी चेक कर सकते हैं वो एक दूसरे के इनवर्स है या नहीं है, ये अपन ध्यान रखेंगे। तो ये मेथड इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ये है, कभी भी क्वेश्चन में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दिया हुआ है, यू कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय इट्स इनवर्स। इसको मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ए इनवर्स आई हो जाएगा, यहाँ पे भी ए इनवर्स आई हो जाएगा। लेफ्ट से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे ए हटाना है, तो लेफ्ट से ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तभी आइडेंटिटी जनरेट होगा। इसी तरह से अगर अपने को दिख रहा है राइट में ए, मैं राइट से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान रखिए, तभी ए इनवर्स जनरेट होगा। लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे उसको आगे पीछे नहीं कर सकते, बट दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन एप्लीकेशन ऑफ इनवर्स जो क्वेश्चन में यूज आती है। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, ये तो अपने को पता ही है। और लास्ट में आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स, ये मैं आपको पहले बताया था, इसका इनवर्स अपन लिख लेते हैं। इसका मैंने तुम्हें भी बताया है, डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इस पोजीशन पे आएगा बाकी सबका प्रोडक्ट, इस पोजीशन पे आएगा बाकी सबका प्रोडक्ट, वैसे लिखते हैं। और हमने लिख लिया यहाँ पे इनवर्स लिखना है, तो इसका सिर्फ रेसिप्रोकल ले लेंगे, स्क्वायर लेनी है, पावर सबका स्क्वायर ले लेंगे। दिस इज क्वाइट कॉमन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर। तो इनवर्स की इतनी ही प्रॉपर्टी होती है, मोस्टली प्रॉपर्टी एक ही की थी। इनवर्स एडजॉइंट के अंदर जा सकता है, इनवर्स प्रोडक्ट के अंदर जा सकता है, इनवर्स ट्रांसपोज के आगे अंदर पीछे मूव कर सकता है, या ट्रांसपोज को आप बोल सकते हैं इनवर्स के आगे पीछे मूव कर सकता है, एक ही बात। इनवर्स को यहाँ लेके ट्रांसपोज के अंदर, इनवर्स को प्रोडक्ट में ले गए, इनवर्स को एडजॉइंट में ले गए, तो इनवर्स आगे पीछे मूव अराउंड कर सकता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की। अब इस पे अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसपोज इक्वेशन, ट्रांसपोज इक्वेशन कहाँ पे काम करती है, एडिशन पे। एडिशन पे सिर्फ ट्रांसपोज और ट्रेस ही काम करता है, एडजॉइंट काम नहीं करता, इनवर्स काम नहीं करता। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में कभी भी है, तो ए और आई मुझे दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन में, मुझे पता है ए और आई कम्यूटेबल होते हैं, तो इसका प्रोडक्ट में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 8ai प्लस 15i, यही तो आएगा, ये तो अपने को पता है। अब इस तरह से कभी भी इक्वेशन है एडिशन में और आपको लिखा हुआ है नॉन सिंगुलर एंड यू हैव टू मेक एन इक्वेशन इन इनवर्स समहाउ, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय इट्स इनवर्स। ये काफी कॉमन तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, कैसी भी इक्वेशन क्वेश्चन में बनाई हुई हो। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ए स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस 8 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स ऑफ ए प्लस 15 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स। This will become null matrix. A inverse of A square is what? A inverse of A is I, so it will become A minus 8i plus 15 A inverse is equal to 0.
अब ये अपने इक्वेशन बना ली, ये भी ए और इनवर्स में इक्वेशन है, तो इन दोनों को कंपेयर करना है। मुझे दिख रहा है यहाँ 4i, तो मैं 8i को राइट में ले जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, सो दैट इट विल बिकम इजियर टू कंपेयर, क्योंकि मुझे पता है राइट में 4i होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 1/2 a, 15/2 a इनवर्स। नाउ वी कैन कंपेयर, अल्फा इज 1/2, बीटा इज 15/2, अल्फा प्लस बीटा विल बी व्हाट 16/2, आंसर विल बी 8। तो इतना सिंपल तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इनवर्स विल वर्क इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अगर आप दोनों तरफ इनवर्स लेते हैं तो, और अगर आप लेते हैं दैट इज प्रोडक्ट, तो आप प्रोडक्ट ले सकते हैं एडिशन, अगर कोई ऐसी इक्वेशन आपको दी हुई है तो। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें ट्रांसपोज और इनवर्स दोनों की प्रॉपर्टी हम यूज करके देखते हैं। ए इज ए 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये वर्ड इसीलिए दिया होता है क्योंकि उसका आप इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द ओनली यूज, यही इसलिए क्वेश्चन में देता है। फिर आपको ये चीज दी हुई, ये लिख लिया, और आपको ये जो है दिया हुआ है, और आपको बी ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले हम बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। बी ट्रांसपोज का मतलब इस पूरे का ट्रांसपोज। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आई कैन डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसपोज इनसाइड, दैट इज व्हाट यू कैन डू। तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, तो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पहले आएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज बाद में आएगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए, और ए इनवर्स के ट्रांसपोज में ट्रांसपोज अंदर भी ले जा सकता हूं, इनवर्स बाहर ले जा सकता हूं, वो दोनों एक दूसरे पे चलते हैं, ये अपने को प्रॉपर्टी पता है। तो ऐसे लिख लो या वैसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स का ट्रांसपोज लिख लो, ए मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज का इनवर्स लिख लो, आइदर वे बोथ आर ट्रू, बट अपने दिमाग में रहना चाहिए। फिर बी को बी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना, जो क्वेश्चन में दिया है वो करके जाओ। तो बी अपना ये है, इसको अपन ने इससे मल्टीप्लाई किया है, इसके ट्रांसपोज से, तो ये तो आ गया। अब जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो आपका यूज आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, तो जो आपने एक्सप्रेशन बनाना है वो आपने बना लिया। उस एक्सप्रेशन में आप हमेशा ढूंढने की कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये दिया हुआ है ए ट्रांसपोज, जैसे ही ये जनरेट होगा, जैसे ए ट्रांसपोज ए जनरेट हुआ, तो उसको आप जान करके कैसे लिखेंगे, वापस ए ट्रांसपोज ही लिखेंगे, क्योंकि वो इसीलिए पूछा गया है, ये इसीलिए दिया गया है, नहीं तो इसका क्या यूज है, इसका कोई यूज नहीं है। तो इसको अपन ए ट्रांसपोज यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। उसके बाद अगर अपन देखेंगे ए इनवर्स यहाँ पे ये दिख रहा है अपने को, दिस इज नथिंग बट आई, और जो दूसरा है वो ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ये भी दिख रहा है। अब अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पे इसको चेंज नहीं करते, कहाँ पे, इस पोजीशन पे कि ट्रांसपोज के अंदर ले जाते हैं इनवर्स की, इसको आप ऐसे लिख लेते, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स का ट्रांसपोज आ जाता, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाता। उसके केस में फिर क्या बोलते हैं, हम ऑप्शन देखते तो अपन को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो हमेशा ध्यान रखेंगे ट्रांसपोज अंदर बाहर जा सकता है, फिर वो एक दूसरे के इनवर्स बन के आई भी जनरेट कर सकते हैं। सो दिस विल जनरेट आई स्क्वायर व्हिच इज नथिंग बट आई, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे इनवर्स की और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी मिक्स करके ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। दीज आर वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी फ्रेम्ड इन एग्जाम, जिसमें आपको मैट्रिक्स नहीं दी हुई थी बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। जैसे देखेंगे आईआईटी 2011 का क्वेश्चन है, M and N are two 3x3 non-singular skew-symmetric matrices। अब पहली बात तो देखो, skew-symmetric matrices हैं ऑड ऑर्डर की, तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होता है, तो नॉन सिंगुलर वर्ड ही गलत है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन गलत, बट हो सकता था एग्जाम लिख लेता 4x4 या 2x2 लिख लेता, तो वो क्वेश्चन सही हो जाता। सिर्फ यही मिस्टेक कर दी उन्होंने। बट सपोज हाइपोथेटिकली दिस इज डिफाइंड दैट दे आर skew-symmetric matrices, इसका मतलब अपन ये लिख सकते हैं और इसका मतलब अपन ये लिख सकते हैं। फिर अपने को लिखा हुआ है mn equal to nm, फिर से आ गया देखो, व्हाट इज दिस, दिस डिनोट्स कम्यूटेबिलिटी। तो कम्यूटेबिलिटी अपन ने डिस्कस किया था, कम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या है, एम और एन को आप इधर उधर मूव अराउंड कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। फिर अपने को लिखा हुआ है पी ट्रांसपोज डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ पी, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है किसके बराबर होगी। तो मुझे पहली चीज तो ये पता है, मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ, इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, क्योंकि कम्यूटेबल है, किधर भी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये पूरा जो स्टेटमेंट है इसको पहले लिख लूं, इसको बाद में लिख लूं, इट्स ओके। बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इनवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ, ट्रांसपोज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ, बिकॉज दैट विल हेल्प। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं इसमें इनवर्स डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो आई नो द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स इन मल्टीप्लीकेशन, तो दिस विल बिकम एन इनवर्स एम ट्रांसपोज का इनवर्स, और अगर मैं इसको देखूंगा तो दिस विल बिकम एम ट्रांसपोज एन इनवर्स, सॉरी। तो अब मैं एक बात बताऊं, इसको मैं आगे पीछे लिखूं या उल्टा लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम्यूटेबिलिटी है तो इसमें आपको ऑर्डर भी आगे पीछे लिखने की जरूरत नहीं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एम ट्रांसपोज का इनवर्स एन इनवर्स, डजंट मैटर बिकॉज दे आर कम्यूटेबल, तो इसको आप आगे पीछे मूव कर सकते हो। और यहाँ पे अगर इसको लिखना है तो इसको मैं एन इनवर्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय एम ट्रांसपोज ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये इसको अदर वे राउंड भी लिख सकता हूँ, एन ट्रांसपोज एन इनवर्स का ट्रांसपोज ऐसे भी लिख सकता हूँ। दिस इज व्हाट आई कैन डू। अब जो अपने को क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो आपको यूज करना है, एम ट्रांसपोज इज माइनस एम, तो आपको ये चीज यहाँ पे यूज करनी ही पड़ेगी, दिस इज माइनस एम, तो ट्रांसपोज तो अपने को हटाना ही पड़ेगा, और एन एम ट्रांसपोज इज माइनस एम, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको यहाँ लिख लिया ऐसे, और यहाँ पे बन रहा है एन इनवर्स का ट्रांसपोज, तो इसको भी आप ऐसे लिखने की बजाय इसको आप लिख लो दैट इज एन ट्रांसपोज का इनवर्स, क्योंकि अपने को एन ट्रांसपोज की जगह माइनस एन लिखना है।
तो यहाँ पे मैं इसको लिख लूंगा माइनस एन का इनवर्स, ऐसे अपन लिख सकते हैं। तो जो अपना क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर। अब अपने को पता है आई कैसे जनरेट होता है इनवर्स में, अगर यहाँ पे एन स्क्वायर है तो इसके आगे मैं एन इनवर्स लिखूँ, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ऐसे लिखने से फायदा एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एन इनवर्स है, तो मैं यहाँ पहले एन इनवर्स लिख लेता हूँ ताकि ये मल्टीप्लाई होके आए। आगे पीछे क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो कम्यूटेबल है, नो प्रॉब्लम। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जहां पे भी एन है उसके साथ एन की टर्म ले जाओ, एन स्क्वायर के साथ एन इनवर्स लिख लिया, फिर ये एक और टर्म माइनस एन इनवर्स, तो उसको पहले साथ में लिख लो, क्योंकि हम आगे पीछे तो मूव कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मुझे क्वेश्चन दिखा, तो ये रहा एन स्क्वायर, ये रहा एन इनवर्स, ये लिख लिया मैंने, और एक एन इनवर्स की टर्म यहाँ और है, वो है माइनस एन का इनवर्स, ये लिख लिया अपन ने यहाँ तक अपना क्लियर है। अब अपन ने यहाँ लिख लिया, तो अब अभी अपन ने प्रॉपर्टी देखी थी, पहले इसको लिख लिया, अब एम को लिख लेते हैं, यहाँ पे अपना एम स्क्वायर है तो एम स्क्वायर लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे एम की टर्म कौन सी है, ये रही माइनस एम का इनवर्स, और अपने को एक और प्रॉपर्टी यहाँ दिख रही है, दैट इज माइनस एम, तो ये अपन माइनस एम यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसी का प्रोडक्ट है, ये सारी टर्म्स आ गई, तो अपने को पता है एन स्क्वायर एन एन इनवर्स। अब अगर अपने को इसको लिखना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एन इनवर्स, क्योंकि मैंने बताया था, क्या बताया था, इसको वन अपॉन के अपन लिख सकते हैं, राइट, दिस इज व्हाट वी कैन राइट। के का इनवर्स क्या होता है, वन अपॉन के ए इनवर्स, तो माइनस वन है तो माइनस वन आएगा, और यहाँ पे अगर अपने को इसको लिखना है वी कैन राइट इट एज माइनस एम इनवर्स। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो एन स्क्वायर है, एन इनवर्स का स्क्वायर है, तो आई हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है यहां से लेकर के यहां तक, इस पार्ट को अपन देख रहे हैं, दिस इज जनरेटिंग माइनस आई। और अगर अपन देखेंगे इस पार्ट को, एम एम इनवर्स हो जाएगा आई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो हियर इट विल बिकम एम स्क्वायर। फिर देखो माइनस आई एम स्क्वायर हो गया, माइनस एम स्क्वायर, आंसर आ गया 3। ऐसे हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देयर इज नो प्रॉब्लम, वी जस्ट अप्लाइड द प्रॉपर्टी, वी डिस्ट्रीब्यूटेड, कम्यूटेबिलिटी इज वेरी कॉमन व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इसका मतलब सिर्फ इसको आगे पीछे ले जाना है, या अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज लगानी है, दैट वी कैन यूज। उसके बाद में अगर हम इसको आगे पीछे ले जा सकते हैं तो इनवर्स को उसके साथ रखो ताकि वो आई जनरेट करे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, दैट इज इजियर। अब एक क्वेश्चन देखते हैं 21 का, ये आईआईटी के पेपर में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेट देयर इज एनी 3x3 मैट्रिक्स M, मॉड M डिनोट्स द डिटरमिनेंट ऑफ M, I is any 3x3 मैट्रिक्स। तो अभी तक तो सिर्फ डेफिनेशन लिखी हुई, E and F are two matrices such that I minus EF is invertible, और G डिफाइन किया गया है I minus EF का इनवर्स। तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज ये लिखी हुई है कि इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का बेसिकली मतलब क्या होता है, ये इसीलिए दिया हुआ है कि आप इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हो। तो ये इसने जब ये लिख दिया ना यहाँ पे, ये दिस इनवर्स यू कैन डिफाइन, इसका यही मतलब है कि ये इन्वर्टिबल है। अब ध्यान रखना, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज इन्वर्टिबल, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस इज इन्वर्टिबल, इट डजंट मीन ई और एफ भी इन्वर्टिबल है। पहली चीज ही, हम ई और एफ के बारे में नहीं बोल सकते वो इन्वर्टिबल है, इसका मतलब क्या है, हम ई और एफ के इनवर्स से कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया, हमें सिर्फ ये दिया हुआ ये इन्वर्टिबल। अब अपने को चार ऑप्शन चेक करने, तो अब अपने को ये दे दिया इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल का दो यूज होता है, एक तो होता है कि उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है, डिटरमिनेंट पे तो क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ, तो यहाँ कहीं यूज आ सकता है, बाकी तीन ऑप्शन में डिटरमिनेंट वर्ड नहीं है, तो डिटरमिनेंट का तो यूज आएगा नहीं। इसके अलावा इनवर्स का क्या यूज आता है, जब भी आपको इनवर्स दिया हुआ है यू कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन हम कर सकते हैं बाय द सेम मैट्रिक्स जिसका इनवर्स दिया हुआ है, बिकॉज दैट विल जनरेट योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर अपने को आई माइनस एफ का इनवर्स दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, किसके, आई माइनस ई एफ से। दूसरा ये यूज आता है, मैंने आपको काफी कॉमन बताया है, दिस इज वेरी कॉमन, इक्वेशंस में इसका यूज आता है। ये अपन ने लिख लिया, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं हमें चेक करना है कि इसका इनवर्स ये है, इसका इनवर्स ये, ऐसा तो नहीं है। अगर इनवर्स चेक करना होता तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन चेक करते कि वाई आ रहा है नहीं। अब यहाँ पे ये अपने को पता है, अपन हमेशा कर सकते हैं, इसको आपको मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट में क्या आएगा, जी का मल्टीप्लाइड आई माइनस ई एफ, तो लेफ्ट साइड में आएगा जी आई, तो जी हो जाएगा माइनस जी ई एफ, और राइट में क्या आ जाएगा, आई। तो यहां तक अपन ने लिख लिया, ये तो अपना सही है। अब इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, इसके अलावा इससे तो अपन इस यहाँ पे अपने को ये समझ में आ रहा है, बट अपने को ये पता है कि अपन जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वी कैन मल्टीप्लाई फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन में अगर मैं इसको ऐसे भी लिख लूं, आई माइनस ई एफ का इनवर्स, तो मैंने अगर राइट से मल्टीप्लाई किया, हमेशा ध्यान रखेंगे लेफ्ट राइट दोनों से जब मल्टीप्लाई करते हैं यू गेट डिफरेंट इक्वेशन। तो इसको मैंने यहां से मल्टीप्लाई किया, आई कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई दिस फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑल्सो। तो अगर मैं लेफ्ट साइड से करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा जी आई, ये जी आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन माइनस ई एफ जी आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा आई, ये आ जाएगा अपना यहाँ पे। तो अब मैंने ये इस तरह से देखा, क्योंकि देखो यहाँ पे ई जी एफ है और जी ई एफ है, इधर से मल्टीप्लाई किया तो जी ई एफ आ रहा है, लेकिन ई एफ को अगर मैं लेफ्ट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ई एफ जी आएगा, सही बात है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये जी माइनस आई किसके बराबर है, जी ई एफ, और यहाँ पे जी माइनस आई किसके बराबर है, ई एफ जी।
तो अगर हम ये चीज देखेंगे तो अपने को यहाँ पे दिख रहा है, तो ई एफ जी और जी एफ ये दोनों क्या है, इक्वल। तो ऑप्शन नंबर 3 तो अपना ऐसे मैच कर रहा है। सिंपल मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी, दैट इज विद इनवर्स। तो इसके अपन ने मल्टीप्लाई किया बोथ द साइड्स, वी गॉट दिस रिजल्ट। अब अपन दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आई माइनस एफ ई आई प्लस एफ जी ई का प्रोडक्ट, आई माइनस एफ ई आई प्लस माइनस एफ जी ई का प्रोडक्ट। तो अब अपन यहाँ पे 2 और 4 ऑप्शन में अगर चेक करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस एंड सॉल्व। तो अब आपको इसको चेक ही करना पड़ेगा। जैसे अगर सपोज मैं ऑप्शन 2 चेक कर रहा हूँ, अब ऑप्शन 2 और 4 को देख के अपने को लग रहा है अगर ये आई आ जाएगा तो ये तो डेफिनेटली आई नहीं होगा, और अगर ये आई नहीं आएगा तो अपन इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे अपन ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो उस एक्सप्रेशन में लिखते हो बस ये ध्यान रखना, प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, आप सिर्फ वही प्लस माइनस चेंज करके उसको एनालाइज कर सके कि 4 ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा। तो अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं और क्या निकाल सकता हूँ, आई माइनस एफ ई, तो ये रहा अपना आई माइनस एफ ई मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस एफ जी। या तो एक ही आइडिया है कि आई माइनस एफ ई और आई प्लस एफ जी आप यहाँ पे है इसमें जनरेट करने की कोशिश करो, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है समझना, इसीलिए हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो आई मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 1, एफ ई मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा माइनस एफ ई, लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर आई मल्टीप्लाइड बाय एफ जी ई हो जाएगा, दैट इज एफ जी ई, फिर एफ ई का मल्टीप्लीकेशन एफ जी ई के साथ में आएगा, तो आएगा माइनस एफ ई एफ जी ई, ये आ जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, तो यहां तक हो गया। अब देखो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें ऑप्शन नंबर 3 हमने प्रूव कर दिया है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो अपनी यही गिवन थी। तो इससे अपन ने एक ये रिजल्ट निकाला, एक ये रिजल्ट निकाला और एक ये रिजल्ट। दिस रिजल्ट्स कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन, नहीं तो फिर वो रिजल्ट निकलवाता क्यों, क्योंकि इसलिए मल्टीपल चॉइस इजी हो जाता है, क्योंकि मोस्टली कई बार क्या होता है एक रिजल्ट का दूसरा यूज हो जाता है। तो मैं अब यहाँ पे रिजल्ट दिखा है ई एफ जी इक्वल टू जी एफ, तो मैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया उसमें देखता हूँ कहीं ई एफ जी आ रहा है क्या, जिसको मैं जी ई एफ लिख सकता हूँ, मैं वो सोचने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ई एफ जी और कहीं नहीं दिखता, यही दिख रहा है EFG, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि इसको मैं GF लिख के सोचूं क्या आएगा। हो सकता है आंसर आएगा, हो सकता है नहीं आएगा, बट वी हैव टू टेक ए चांस। तो अगर मैं इसको EFG को GEF यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आएगा। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में आप नोटिस करो यहाँ पे क्या है, तो ये आ जाएगा, और तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा। FGE यहाँ पे है, FGE ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, FE तो कहीं है ही नहीं। अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये देखो किसके बराबर आ रहा है, ये आ जाएगा I माइनस FE। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये रहा FGE, ये रहा FGE। मैं कोशिश करता हूँ इसको कॉमन लेने की, लेट्स सी व्हाट इट जनरेट्स, क्योंकि कॉमन अपन ले सकते हैं तभी जब दोनों का लेफ्ट साइड में सेम एक्सप्रेशन हो। तो आई सी हियर FGE एंड इफ आई टेक दिस कॉमन तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आएगा, I माइनस FE, ये आ जाएगा यहाँ पे, यही आ जाएगा, सही बात है। तो अब अपने को दिख रहा है कि ये जनरेट हो गया यहाँ पे इसके बराबर, तो यहाँ से आ रहा है, ये तो वही एक्सप्रेशन आ गया जो अपन ने ऊपर लिखा हुआ था, देयर इज एनी चेंज। आई माइनस एफ ई अगर कॉमन ले लेंगे तो आई माइनस एफ ई आई प्लस एफ जी आ जाएगा, वो तो सेम ही वैल्यू आ। यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मेरे को कैसे भी करके ये तो मैंने यूज कर लिया, इसकी वैल्यू आई आनी चाहिए, इसका मतलब ये वैल्यूज कहीं ना कहीं कैंसिल होनी चाहिए। अगर ये आई के बराबर आएगा तो इसका मतलब ये वैल्यू कहीं ना कहीं कैंसिल होनी चाहिए, जितना मुझे समझ में आ रहा है। तो अगर ये जैसे एफ ई आ रहा है तो कैसे भी करके यहाँ पे भी एफ ई जनरेट हो जाना चाहिए, ये अपने को दिख रहा है यहाँ पे इतना ना। तो अब मेरे को ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये तो एफ ई जनरेट होता हुआ नहीं दिख रहा। अब मेरे को अगर लग रहा है कि यहाँ पे ये आई आना चाहिए, इसका मतलब ये माइनस एफ ई है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है कैसे भी प्लस एफ ई अगर हो जाता है तो ही आएगा। तो मुझे इसमें दिख रहा है कि मेरे को कैसे भी करके जी हटाना पड़ेगा और एफ ई जनरेट करने का सोचना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अगर इन दोनों में से एफ जी कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या आएगा, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ये वाला एक्सप्रेशन। तो मुझे दिख रहा है अगर मुझे जी हटाना है तो जी की वैल्यू अपने को कैसे भी करके यहाँ पे या तो ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा, जी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई एफ। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि जी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई एफ अगर जनरेट हो जाए तो उसको मैं आई लिख लूं। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ये एफ जी, ई एफ जी को जो जी एफ लिख लिया, एफ जी यहाँ पे भी, एफ जी यहाँ पे भी, अगर मैं इसको कॉमन लेने का सोचूं तो ये क्या आएगा, एफ जी यहाँ पे आएगा ई माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा ई एफ जी, ई एफ ई, ये आ जाएगा। तो मैंने एफ जी कॉमन लिया क्योंकि मैं जी मल्टीप्लाइड बाय समथिंग जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जी मल्टीप्लाइड बाय 1 आई माइनस ई एफ दिखना चाहिए मुझे। तो अब ये जो ई है, ई को मैं राइट साइड में अगर निकालूं बाहर रेदर देन टेकिंग लेफ्ट साइड, तो ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे इसको मैं यहाँ कॉमन ले लूं। अब ये जो है जी मल्टीप्लाइड बाय आई माइनस ई एफ, ये रहा, वो कितना है, आई के बराबर। तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा दिस इज नथिंग बट एफ ई। तो ये लेफ्ट में जो है लिखा हुआ है आई माइनस एफ ई, और ये है यहाँ पे प्लस एफ ई, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये मेरा आई के बराबर आ जाए। तो एक अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, एक पार्ट तो इजी था, जनरली एक पार्ट तो मल्टीपल चॉइस में इजी होता ही है, मैं तुम्हें बताया। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये वाला अपना इससे फिर मैच कर जाए। फोर्थ वाला ऑप्शन तो फिर मैच नहीं करेगा क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, दोनों में से एक ही होगा।
फिर अपना सिर्फ बच जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब अगर अपन आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 1 की तरफ, तो अब अपन ऑप्शन 1 कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऑप्शन 1 में अपने को दिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ई, ये लिखा हुआ है, उसी पे अपने को फोकस करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ई लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ जी ई मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आई माइनस एफ ई, ये अपने को शो करना है। तो अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ई और मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ, तो अब अपन ने देखो ये वाला शो कर दिया है। मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ई कहाँ आ सकता है? एफ ई यहीं पे है, एफ जी ई भी यहीं पे है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है, इधर मैं इसमें डिटरमिनेंट ले लूं, टेक डिटरमिनेंट इन ऑप्शन 2 बोथ द साइड्स, या फिर जो ऑप्शन 2 है उसको मैं एक्सपेंड करके अगर लिखूं डायरेक्टली जो लिखा हुआ है, उससे भी अपन ये चीज जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं और इसको लिखूंगा ऑप्शन 2 को, फ्रॉम ऑप्शन 2 जो अपन ने शो कर दिया है, क्योंकि उसमें अगर अपन डिटरमिनेंट लेंगे तो इसके बारे में अपन कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो अब मैं अगर इसको एक्सपेंड करता हूं, व्हाट आई विल गेट, आई माइनस एफ ई प्लस आई माइनस एफ ई आ जाएगा, प्लस में आएगा आई माइनस एफ ई मल्टीप्लाई बाय एफ जी ई। अब मैंने आई माइनस एफ ई मल्टीप्लाई बाय एफ जी ई को अलग क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो आई माइनस एफ ई मल्टीप्लाई बाय एफ जी ई यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, अपने को इसका डिटरमिनेंट तो लिखना ही है, और एफ ई यहाँ जनरेट हो रहा है, तो ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से अपना आ जाएगा एफ ई इज इक्वल टू आई माइनस एफ ई एफ जी ई, ये एक्सप्रेशन अपना यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो इनके डिटरमिनेंट भी इक्वल होंगे, तो उसका वहां यूज आ गया। तो ये अपना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये सारे क्या है, लिंक्ड ऑप्शंस थे। थर्ड वाला ऑप्शन बहुत इजियर टू चेक। तो हमेशा एक बेसिक डेफिनेशन से देखो, एक नंबर तो तुम यहाँ ला सकते हो। यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी था पार्ट, और जो ये वाला पार्ट था वो इसी से लिंक था, क्योंकि यहाँ पे आई माइनस एफ, क्योंकि क्वेश्चन में देखो कुछ भी नहीं दिया अपने अपने को सिर्फ ये लिखा हुआ है दे आर इनवर्टिबल, इसके अलावा अपने को कुछ नहीं दिया हुआ, तो अपन सिर्फ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेफ्ट और राइट से। उसके बाद में अपना जो रिजल्ट आ गया है, हो सकता है वो एक इन्फॉर्मेशन ही है जिसको अपने को आगे यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया गया था, 21 में इसके क्वेश्चन फ्रेम किया था। बट एक नंबर तो इसमें हर किसी को लाना चाहिए, दैट वाज द सिंपलर ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन, उसके बाद में दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक ये है, इसमें क्या है, एक मैट्रिक्स है 3x3, डिटरमिनेंट ऑफ m इज 1, m ट्रांसपोज इज i इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वी हैव टू प्रूव डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस i इक्वल टू 0। ये आईटी 2004 का क्वेश्चन है। एग्जाम में प्रूव करने के लिए आपको नहीं आएगा कि इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर है, एग्जाम में आपको इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस i कैसे जनरेट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। देखो, सोचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहला मेथड क्या हो सकता है, अपने को पता है, अपने को ये इंफॉर्मेशन यूज करनी है आई वाली, तो हमें कैसे भी करके m ट्रांसपोज को i लिखना है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जहां i लिखा हुआ है वहां आप m ट्रांसपोज लिख दो। यही तो होता है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है या तो m ट्रांसपोज जनरेट करो जिसको i लिख दो, या अगर i लिखा हुआ है तो उसको m ट्रांसपोज लिख दो। तो जो मेथड बना है वो यही है, मैं क्या करूंगा, जहां पे i लिखा हुआ है वहां पे मैं लिख दूंगा m ट्रांसपोज, और मैं चेक करूंगा इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर है, बिकॉज वी हैव टू यूज दिस इन्फॉर्मेशन। इफ यू आर नॉट एबल टू यूज दिस इन्फॉर्मेशन तो उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो जैसे मैंने इसको लिखा, इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी यूज कर ली। अब मुझे लिख रहा है इन्फॉर्मेशन ये यूज करनी है, डिटरमिनेंट ऑफ m, तो मुझे दिख रहा है इसमें से m कॉमन ले सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूं m मल्टीप्लाइड बाय आई माइनस एम टी, ये लिख सकता हूं। तो ये वैल्यू आ जाएगी इसमें। तो मैंने यहां से स्टार्ट किया मेथड 1 में, और मैंने इसको पहले ऐसे लिखा फिर ऐसे लिखा। अब मुझे पता है इसको अगर मैं सेपरेट करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ आई माइनस एम टी। डिटरमिनेंट ऑफ m हमारा 1 है, तो ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ आई माइनस एम टी के बराबर। तो ये जो डिटरमिनेंट है m माइनस आई माइनस एम टी के बराबर है। एक तो चीज अपन ने ये शो कर दी। अब लेकिन आप बोलोगे सर इससे प्रूव कैसे हुआ कि ये चीज 0 है? तो अब देखो, हम एक ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ m जो होता है और डिटरमिनेंट ऑफ m ट्रांसपोज क्या होता है, इक्वल होते हैं भाई, ये भी बनी हो। तो हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं कि इसका जो डिटरमिनेंट है और इसके जो ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट है वो सेम होगा, और जो ट्रांसपोज है यू कैन डिस्ट्रीब्यूट, तो इट विल बिकम आई माइनस एम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो डिटरमिनेंट ऑफ आई माइनस एम। तो अगर ये a है तो ये है डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए, तो हम माइनस ए का डिटरमिनेंट क्या लिखेंगे, -1 की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ऑर्डर 3x3 है तो ये -1 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई। तो डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई इक्वल टू माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई, तो डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई क्या होगा, 0। एक अपन ऐसे सोच सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है यहाँ पे, कि आप क्वेश्चन को स्टार्ट ऐसे करो, ये जो लिखा हुआ है ना डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई, इसको आप स्टार्ट ऐसे करो, ये जो वैल्यू है m माइनस आई का डिटरमिनेंट और इसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होगा, सेम होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको स्टार्ट, कि m माइनस आई का जो डिटरमिनेंट होगा और m माइनस आई के ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होगा वो सेम होगा, और आप क्या करो, उनका मल्टीप्लीकेशन कर दो। ऐसा भी अपन सोच सकते हैं,
क्योंकि उससे भी एम एम ट्रांसपोज जनरेट होगा। दैट इज ऑल्सो बेसिक आइडिया जिस तरह से आप सोच सकते हैं। या फिर अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ एम ट्रांसपोज माइनस आई, ये अपन लिख सकते हैं। तो हमारा आइडिया ये था हम एम ट्रांसपोज जनरेट करें। अब अपने को एम मल्टीप्लाइड बाय एम ट्रांसपोज जनरेट करना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ एम हमें 1 दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, अगर इसको डिटरमिनेंट ऑफ एम से मल्टीप्लाई कर दूं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ताकि मैं एम एम ट्रांसपोज जनरेट करूं। तो एम एम ट्रांसपोज यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा एम एम ट्रांसपोज माइनस एम। तो एम एम ट्रांसपोज को अब आई पुट कर दो, तो ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ आई माइनस एम। तो यहाँ से भी वही चीज आएगी, डिटरमिनेंट ऑफ एम माइनस आई इक्वल टू आई माइनस एम। तो ये वाला जो क्वेश्चन था और इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था, दैट इज प्योर मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन आप कैसे करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है या जो रिजल्ट आपने निकाल लिया है, यू हैव टू यूज दोस। तो हमेशा क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो जनरेट करने की आप कोशिश करते हैं। दैट इज द बेसिक आइडिया टू सॉल्व द क्वेश्चन, ये तरीका होता है। और अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मेथड 3 की तरह अगर मेरे दिमाग में लगे तो मेरे को लग रहा है अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि हम क्या करें, एक एम माइनस आई लिख लेते हैं और उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। मतलब हम इसको स्टार्टिंग में ऐसे भी लिख सकते हैं, एम माइनस आई का ट्रांसपोज, क्योंकि मुझे एम ट्रांसपोज जनरेट करना है। तो मुझे पता है एम ट्रांसपोज कैसे जनरेट होगा, मैं इसको एक मैट्रिक्स मान लेता हूँ जिसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ, उसको लिख सकता हूँ एम ट्रांसपोज माइनस आई, यही चीज। फिर मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लूँ, क्योंकि मुझे पता है इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो यही इसका डिटरमिनेंट होगा। ऐसे भी हम कर सकते हैं, या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ, ये मैंने लिखा है इसको पहले, फिर अब मुझे पता है दोनों तरफ एम चाहिए हमें, तो मैं क्या करूँ, इसको ही दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई करूँ। क्यों कर लूँ, क्योंकि मेरे को एम एम ट्रांसपोज जनरेट करना है। तो लेफ्ट में मैं ऐसे लिख लूँ, एम मल्टीप्लाइड बाय एम माइनस आई का ट्रांसपोज, राइट में मैं लिखूँ ऐसे एम मल्टीप्लाइड बाय एम ट्रांसपोज माइनस एम। अब मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लूं, क्योंकि मुझे पता है दिस इज नथिंग बट आई। अब मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लूं, तो ये क्या है, काफी अच्छे क्वेश्चंस है दोनों, जिसमें क्या है मैनिपुलेशन करके हम सॉल्व करते हैं। वी जस्ट ट्राई टू जनरेट दैट एक्सप्रेशन व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन समहाउ। इफ यू आर एबल टू जनरेट दैट एक्सप्रेशन, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसमें क्या, हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। मेरा बेसिक आइडिया ये होता है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपको जनरेट करना है। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें भी मैंने ये किया था, मेरे को ये प्रोडक्ट था, मैंने अगर ये आंसर निकाल लिया, आई ट्राई टू जनरेट दिस एक्सप्रेशन, आई ट्राई टू जनरेट दिस एक्सप्रेशन। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो आई नो आई विल गेट 4 वैल्यूज, बट दिस इज कमिंग आउट टू बी ट्रू आई, तो समथिंग वैल्यू विल कैंसिल आउट, कोई वैल्यू कैंसिल आउट होगी। तो अगर कोई वैल्यू आप कैंसिल आउट करेंगे तो मुझे दिख रहा है आई के अलावा कैंसिल होना चाहिए, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन कैसे भी जनरेट होना चाहिए। अब मुझे पता है ये एक्सप्रेशन यूज करना है, तो मैंने ये यहाँ तो लिख दिया। अब यहीं पे ये जो मैनिपुलेशन था, दिस वाज ए गुड मैनिपुलेशन। अगर आप ये सोच पाते हैं तो इसको आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन बनाए जाते हैं आईआईटी में, ऐसे हम इसको सोच सकते हैं। ट्रांसपोज कभी भी रहता है तो मुझे पता है एडिशन में हो सकता है, डिटरमिनेंट में है तो डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज सेम रहता है। इस तरह से हम अदर वे राउंड को सोच के कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का। ये क्वेश्चन है, एम दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ एम दिया हुआ है। तो पहला वाला पार्ट जो है उसमें मैं ए और बी की वैल्यू निकालूं। ऐसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखो बनाया है, अगर आपको एडजॉइंट दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, तो आप डिफाइन कर सकते हैं ए और बी। ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी किया हो। तो एक ऑप्शन वही है, देखो ये इजी ऑप्शन है। तो ए और बी अगर अपने को डिफाइन करना है तो अपने को इसका एडजॉइंट, इसका अपने को कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो अपने को पता है इसका कोफैक्टर आता है यहाँ पे, लेकिन उसका ट्रांसपोज कहाँ आता है, वो यहाँ आता है। इस तरह से अपन लिखते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ जीरो मैंने लिख दिया -1। इसका अगर मेरे को कोफैक्टर लिखना है तो इसका कोफैक्टर कहाँ आएगा, आना तो चाहिए था यहाँ पे, लेकिन वो आएगा इसके जस्ट अपोजिट साइड, यहाँ -1 है। तो कोफैक्टर ऑफ जीरो जो -1 लिखा है, मैंने इसको इससे इक्वेट किया, क्योंकि उसका ट्रांसपोज हम ले लेते हैं, यही तो करते हैं अपन। नहीं नहीं, उसका वही आएगा, सॉरी। क्योंकि अगर मैट्रिक्स एम लिखते हैं, मैट्रिक्स एम के कोफैक्टर लिखते हैं, तो आता है C11, C12, C13, लेकिन जब ट्रांसपोज लेते हैं तो C11 तो वही रहता है, C12 यहाँ आता है, C13 यहाँ आता है, C21, C22, C23। ये थोड़ा अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि इसके ट्रांसपोज आता है। और तो यहाँ पे इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का, इनके कोफैक्टर वही आएंगे जो डायगोनल में यहाँ पे। तो इसका कोफैक्टर अगर मैंने -1 लिखा तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, और पॉजिटिव साइन के साथ ही आता है, तो उसको -1 से इक्वेट करेंगे तो बी वहां से आ जाएगा 1। फिर नेक्स्ट मैंने कोफैक्टर लिखा है 2 का, डायगोनल एलिमेंट्स का। डायगोनल एलिमेंट्स का कोफैक्टर वहीं पे होता है, तो इसका कोफैक्टर -6 ही होगा। तो उससे अगर आप लिखेंगे तो आप ये हाइड करेंगे तो 0a31 वो आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू 2। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहीं से आपका मैच कर जाएगा। तो ये एक सिंपल पार्ट है। पिछले क्वेश्चन में भी देखा था मल्टीपल चॉइस में, वन पार्ट वाज सिंपल। नेक्स्ट अपने को लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एम स्क्वायर। ये तो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला है। मॉड ऑफ एडजॉइंट क्या होता है, मॉड ऑफ एम स्क्वायर की पावर n-3 -1 आ जाएगा। मॉड ऑफ एम स्क्वायर की पावर 2, तो मॉड ऑफ एम स्क्वायर का स्क्वायर मतलब मॉड एम की पावर 4। अब अपने को अगर लिखा हुआ है m, तो आप डिटरमिनेंट ऑफ m निकाल लो, या डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट m से भी आप डिटरमिनेंट ऑफ m निकाल सकते हो। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका सेकंड से कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह की चीज में मैंने आपको बताई थी, एडजॉइंट दिया हुआ होता है, उससे आप डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट m निकाल सकते हैं। और अगर आपने डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट m निकाल लिया तो आप उससे क्या निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ m निकाल सकते हैं। और डिटरमिनेंट ऑफ m निकालने के बाद में अगर आपको ऑप्शन 1 सॉल्व करना है, दैट विल बिकम वेरी सिंपल, तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक ही बात।
एक ही बात है, सेकंड ऑप्शन आपका वैसे ही आ जाएगा, तो ये वैल्यू -2 आएगी, मैंने पुट कर दी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आप सेकंड ऑप्शन के बिना भी कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, इस टाइप के क्वेश्चन कॉमन है। थर्ड की बात करते हैं, m मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा गामा। अब m हमने डिफाइन कर दिया ए और बी से, ऑप्शन 2 से, तो 3 इसी से लिंक्ड है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, उससे अल्फा बीटा में इक्वेशन बना लो, 1 2 3। तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल, आपसे पूछा उसमें रिलेशन क्या है, तो यहाँ पे हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आप या तो इसका डिटरमिनेंट चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो अल्फा बीटा की एक वैल्यू आ जाएगी, आप चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 भी क्या है, एक सिंपल क्वेश्चन ही अपने को यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है। अब बच गया ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 अगर अपन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 16 आ रहा है, बट चेक अपन ने कर लिया इसको। अब ऑप्शन नंबर 4 पे आ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है एडजॉइंट ऑफ m का इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स, तो अपने को पता है इनवर्स को अपन अंदर ले जा सकते हैं, बाहर ला सकते हैं, तो इसको आप एडजॉइंट ऑफ m का इनवर्स लिख सकता हूं। तो ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ m का इनवर्स। अब एडजॉइंट ऑफ m का इनवर्स क्या होगा, अब देखो ये आ गया, तो एडजॉइंट ऑफ m का इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉइंट, यही आएगा अंदर वाली मैट्रिक्स। तो अगर अपन इसका इनवर्स देख रहे हैं, तो इसी का एडजॉइंट आएगा और इसी के मॉड से डिवाइड होगा। अभी अपन ने देखा था एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट क्या होता है, मॉड m की पावर n-2 मल्टीप्लाइड बाय m, और इसका मॉड अपने को पता है, मॉड m की पावर 3-1। सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मॉड m हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं -2, तो ये वैल्यू -m आ जाएगी। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ से मैच कर जाए। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है, दैट इज मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का पार्ट, ट्रांसपोज, एडजॉइंट और इनवर्स, सब कुछ अपन ने कर लिया। एक और पार्ट बचा हुआ है, बट मोस्टली उस पे क्वेश्चन नहीं आता है, बट वो भी मैं आपको बता दूंगा, ये केले हैमिल्टन थ्योरम, ये 10-15 मिनट का काम है, नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ लेंगे। उसके बाद में हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर लेंगे। तो इस तरह से प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन काफी कॉमन है, इंपॉर्टेंट चीजें यही है, ट्रांसपोज, ट्रेस, एडजॉइंट, इनवर्स, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखिए। कोई डाउट है तो पूछ लो वैभव। तो क्लास खत्म करते हैं, कल क्लास लेंगे, कल क्लास 11 बजे ही होगी। सर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स की, कोफैक्टर मैट्रिक्स ही एडजॉइंट मैट्रिक्स? को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है सर। चलो क्लास खत्म करते हैं।